बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान टैक्स एकेडमी के 25th सेशन के अंदर हम हाजिर हैं। जैसा कि आपको इल्म है कि हम सेल टैक्स रिटर्न को हमने थारोली देखा। उसके बाद सेल टैक्स एक्ट के जो मुख्तलिफ हमारे पार्ट्स हैं उसमें हम असेसमेंट को सेक्शन 11 को डिटेल से देख चुके हैं। आज का जो हमारा बेसिक टॉपिक है वो सेल टैक्स ऑडिट और इन्वेस्टिगेशन, सेक्शन 25, सेक्शन 72B, सेक्शन 38, इनके हवाले से हम अपनी गुफ्तगू जो है आज इस सेशन के अंदर हम डिटेल सर मंशा साहब से गाइडलाइन लेंगे। तो सेशन का बाकायदा आगाज़ हम तिलावत कुरान पाक से करते हैं। मैं अली रज़ा नसीम एडवोकेट से गुजारिश करूँगा कि वो आएँ और तिलावत कुरान पाक से सेशन का बाकायदा आगाज़ करें। आऊज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल आऊज़ बिरब्बिन नास मालिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वस्वासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फ़ी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास। जज़ाकल्लाह। सेशन का बाकायदा आगाज़ करते हुए तमाम हाज़रीन से इल्तिमास है कि एक दफ़ा दुरूद पाक ज़रूर पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद। सेल टैक्स एक्ट के अंदर हम जब रिटर्न फाइल करते हैं तो उसके बाद डिपार्टमेंट का राइट है कि वो उसको असेस करे। असेसमेंट के लिए उसने ऑडिट और इन्वेस्टिगेशन दोनों तरीके रखे हुए हैं, जिसके तहत वो हमारे दिए के डिक्लेयर्ड वर्जन को, स्टॉक पोजीशन को, हमारी जो फैक्ट्स हमने दिए कि हम मैन्युफैक्चरर हैं, इंपोर्टर एक्सपोर्टर हैं, किसी को भी अकॉर्डिंगली देखेंगे, चेक करेंगे, असेस करेंगे। क्योंकि इन सारी चीज़ों से आपको पता है कि टैक्स रेट्स में टैक्स जो अप्लाई करने में फ़र्क आता है। इन सारों के हवाले से ला क्या कहता है और हम पे क्या एज आ रजिस्टर्ड टैक्स पर ऑब्लिगेशंस हैं और किस तरह किन चीज़ों के हवाले से हम इसको मैनेज और इसको बेहतर तरीके से ऑपरेट कर सकते हैं। तो मैं सर मंशा सुखेरा साहब उनसे गुजारिश करूँगा सर आएँ और सेल टैक्स ऑडिट और इन्वेस्टिगेशन के हवाले से हमारी रहनुमाई करें। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑनरेबल मेंबर ऑफ पाकिस्तान टैक्स चैनल, अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा जो टॉपिक है वो विद रिगार्ड टू ऑडिट और इन्वेस्टिगेशन है। तो ऑडिट को हम रिव्यू करें तो ऑडिट बेसिकली एग्जामिनेशन ऑफ रिकॉर्ड है। जैसे अगर ऑडिट टैक्स ऑडिट कहें तो टैक्स ऑडिट जो है वो एग्जामिनेशन ऑफ टैक्स रिकॉर्ड है। जो आप टैक्स रिकॉर्ड यू आर रिक्वायर्ड टू मेंटेन, तो अगर आप बाई सेक्शन 22 है, 23 है, 24 है, उसमें आपको रिक्वायरमेंट है कुछ, तो वो रिकॉर्ड आप सेक्शन में मेंटेन करते हैं, तो वो आपने फिर प्रेजेंट करना है टू द टैक्स अथॉरिटी। तो उसको एग्जामिन करना, उसमें फिर देखना कि आपने वो रिकॉर्ड मेंटेन किया है कि नहीं किया, फिर उसको सही किया है कि नहीं किया। फिर रिकॉर्ड में जैसे प्रोडक्शन का रिकॉर्ड है, परचेज का रिकॉर्ड है, सेल का रिकॉर्ड है, इन्वेंट्री का रिकॉर्ड है, या इलेक्ट्रिसिटी बिल्स हैं या और कुछ हैं, तो उसको एग्जामिन करना, वेरीफाई करना, चेक करना कि वो आपका करेक्ट है, इनकरेक्ट है, कोई अविजन तो नहीं, कोई सप्रेशन ऑफ प्रोडक्शन तो नहीं, परचेज तो नहीं, सेल तो नहीं, उसको चेक करके फिर अपनी फाइंडिंग देना, फाइंडिंग करना। फिर टैक्स लॉ की कंप्लायंस, एक कंप्लायंस, एक लीगल कंप्लायंस, एक सब्सटेंटिव कंप्लायंस। सबसे और जो एविडेंसेस हैं उसको देखना, आपकी इनवाइस है, कितने में परचेज किया, थर्ड पार्टी से भी कंफर्मेशन हो सकती है परचेज कितने का है, कम का तो नहीं, रिकॉर्ड ही गलत तो नहीं, पैरेलल तो नहीं कि पैरेलल आपने ओरिजिनल एक रिकॉर्ड एक रखा हुआ है, दूसरा रखा हुआ है। तो उस सारे को एग्जामिन करना, एग्जामिन करके इसमें ऑडिट की जो आप कैटेगरी देखें, वैसे ऑडिट की बहुत सी काइंड होती हैं, लेकिन यहाँ की पॉइंट ऑफ व्यू से एक हम कह लेते हैं कि टैक्स फाइनेंशियल एनुअल ऑडिट है, जो आपका कंजर्वेटिव स्टाइल है कि साल का रिकॉर्ड जो है वो उसका, इसको टैक्स फाइनेंशियल एनुअल ऑडिट कह लें। तो ये एक कैटेगरी आपकी है। ये यूजुअली
इसका लिमिटेड स्कोप होता है। स्कोप इसका टू द एक्सटेंट होता है कि आपने जो रिकॉर्ड है, फाइनेंशियल रिकॉर्ड है आपका, जो टैक्सेशन रिकॉर्ड है जो आपने मेंटेन किया है, उसका एनुअल बेसिस पे आपसे कॉल करना, एग्जामिन करके उसमें कोई फाइंडिंग्स हों तो फिर उसके मुताबिक फिर आगे ऑडिट रिपोर्ट देना, कन्फ्रंट करना, फिर एडजुडिकेशन। ये एडजुडिकेशन का एक प्रोसेस है कि फाइनेंशियल रिकॉर्ड एनुअल बेसिस पे। अब इसके साथ साथ एक है फोरेंसिक ऑडिट, जिसको इन्वेस्टिगेटिव ऑडिट कहते हैं। ये वाला ऑडिट जो है ये लीड करता है टूवर्ड सिविल एडजुडिकेशन, कि इसके बाद आपको कन्फ्रंट किया जाएगा, जो ऑडिट फाइंडिंग होगी आपसे रिप्लाई दिया जाएगा, फिर शो कॉज नोटिस के सेक्शन 11 जो है 11(2) में या NBC जो लास्ट टाइम हमने पढ़ा है, तो उसमें आपको फिर ऑर्डर कर दिया जाएगा, वो एडजुडिकेशन अथॉरिटी ऑर्डर करेगी, फिर आप अपील में ऑनवर्ड चलेंगे। ये तो हो गया आपका एनुअल टैक्स फाइनेंशियल ऑडिट। तो ये इसके हम देखेंगे क्या है। दूसरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है वो फोरेंसिक ऑडिट है, जिसको फ्रॉड ऑडिट कह लें, फाइनेंशियल फ्रॉड ऑडिट आप कह लें, या इन्वेस्टिगेटिव ऑडिट कह लें। तो उसमें जहाँ कहीं उनको नज़र आए कि आपका जो सप्रेशन है या प्रोडक्शन बिल्कुल ही आप कंसील कर रहे हैं, शो ही नहीं कर रहे हैं, या कोई आप परचेज कंसील कर रहे हैं, या ऑन द फेस ऑफ टैक्स फ्रॉड है। टैक्स फ्रॉड जो है वो डिफाइंड है सेक्शन 2 सबसेक्शन 37 में, जहाँ आप नोइंगली और डिसऑनेस्टली, फ्रॉडुलेंटली या विदाउट रीजनेबल काज कोई आप ऐसा एक्ट या मिशन करें जो अनलॉफुल हो, या आप फेक फ्लाइंग इनवाइसेस का करें, या आप प्रोडक्शन कंसील करें, या जो भी आपकी लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं या ओब्लिगेशंस है अंडर द लॉ, उसको आप कंप्लाई विद ना करें, और 2 कंसेक्टिव मंथ में आप कंटिन्यूसली वही काम करते रहें, और उसके बाद अल्टीमेटली उसके कॉन्सिक्वेंस ये हों कि लॉस टू द एक्सचेकर हो। तो ये ऐसी, या आपने रजिस्टर करवाया नहीं और आप सप्लाई किए जा रहे हैं, तो इस तरह की सिचुएशन में वो आपकी फ्रॉड की जो डेफिनेशन है उसको अगर फुलफिल आप करते हैं, तो फिर या कमिश्नर के पास कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन आई है थर्ड पार्टी से, या ड्यूरिंग द ऑडिट आ गई हैं, फाइनेंशियल ऑडिट कर रहा है, आपकी रिकॉर्ड में से पता चला है, तो वहाँ से पता चला है कि ऐसी इन्फॉर्मेशन है, सफिशेंट इन्फॉर्मेशन है, या एविडेंसेस है, या क्रेडिबल एविडेंस है, जिससे ये हो कि आप यू आर इन्वॉल्व इन ऑफ टैक्स या टैक्स फ्रॉड में आप इन्वॉल्व हैं, तो फिर वो ये वाला जो फाइनेंशियल एनुअल ऑडिट है या टैक्स ऑडिट जो है, इसको रोक के तो फिर वो इन्वेस्टिगेटिव ऑडिट की फ्रॉड का जो ऑडिट है उसकी तरफ जा सकता है। जाने के लिए उसको फिर वहाँ क्या करना पड़ेगा, वहाँ फिर वो इन्वेस्टिगेशन के लिए इन्वेस्टिगेशन करेंगे, तो इन्वेस्टिगेशन में एक तो स्कोप बढ़ जाएगा। स्कोप क्या बढ़ेगा, पहले वो कन्फाइन था 1 साल के लिए, अब 1 साल से बढ़ के वो 3 साल 4 साल 5 साल जो चाहे उतना आपका ऑडिट को पीरियड जो है वो एक्सटेंड कर सकता है। दूसरा, पहले उसका स्कोप जो था वो टू द एक्सटेंट ऑफ वो जो आपने रिकॉर्ड मेंटेन किया उस एक्सटेंट तक था। अब वो रिकॉर्ड के बाद जो आपने रिकॉर्ड फाइनेंशियल रिकॉर्ड के बाद को टेक्निकल प्रोडक्शन रिकॉर्ड है, थर्ड पार्टी के पास इंफॉर्मेशन है, हर वो चीज़ स्टॉक है, दूसरी चीज़ें जो है दूसरे नॉन फाइनेंशियल रिकॉर्ड को वो उस पर भी जा सकता है, वो जाके थर्ड पार्टी को कंफर्म कर सकता है, उनसे इंफॉर्मेशन ले सकता है, लेके फिर आपका ब्रॉडर स्कोप में वो इन्वेस्टिगेटिव ऑडिट करेगा। इन्वेस्टिगेशन मीन्स ये आपकी फैक्ट फाइंडिंग एक एक्सरसाइज होगी, तो उसमें वो आपकी जो प्रेमिसेस है उस पर भी आपको रेड कर सकता है। रेड करके वहाँ आपके जो चीज़ें हैं, स्टॉक है, उसको अपने कब्जे में भी कस्टडी में भी ले सकता है। स्टॉक है, स्टोर है, अदरवाइज चीज़ें जो हैं वो सारी वो सेक्शन 38 फिर डील करता है। तो वो 38 में वो आपका फ्री उसको एंट्री है, एंट्री एट एनी टाइम आपके प्रेमिसेस में जा सकता। उसका एक प्रोसीजर अपना है कि साथ लोग इन्वॉल्व करेगा, विटनेस करेगा, वो रिकवरी मेमो जो बुक्स चुक्स उठाएगा उसका रिकवरी मेमो बनाएगा, विटनेस लेगा, आपको भी कापी डिलीवर करेगा और कस्टडी में भी अपना लेगा। वहाँ वो इंस्पेक्शन कर सकता है, आपसे इन्फॉर्मेशन ले सकता है, क्वेश्चनिंग कर सकता है, इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन सब कुछ कर सकता है। अगर वो समझे कि वहाँ भी आपका कुछ इन्फॉर्मेशन जो है उसका रीज़न टू बिलीव हो कि ये इन्फॉर्मेशन इस कस्टडी से या फ्री एंट्री और इन्वेस्टिगेशन से या प्रेमिसेस को रेड करने से नहीं मिलती, तो उसके पास एक और टूल है
वो टूल ये है, उसको आप कहते हैं सर्च एंड सीजर। सर्च से मुराद ये है कि कोई सील्ड चीज़ें हों, आपने कहीं छुपा के रखी हों, वो रीज़नेबली वो उसके पास कि ये आपने छुपाई हुई हैं, आप वॉलंटरली उसको नहीं दे रहे कि आपने उसने आपको नोटिस दिया है, जो भी उसने लॉ के अंदर जितनी भी उसके पास पावर्स हैं रिकॉर्ड लेने की, रिक्विजिशन करने की, वो सारे उसने एक्सरसाइज कर ली, लेकिन आपने उसको दिया नहीं। तो उस सिचुएशन में वो सर्च जो है करके, तो वो रिकॉर्ड जहाँ भी आपने छुपाया है प्रेमिसेस पे या कहीं और, तो वहाँ की सर्च कर सकता है। सर्च के लिए मजिस्ट्रेट जो होता है उससे वारंट लेना पड़ता है। सर्च वारंट पहले लेगा, सर्च वारंट में वहाँ वो अपना एक रिटन ऑर्डर देगा जिसमें वो रीज़न टू बिलीव वाली सारी इन्फॉर्मेशन, क्रेडिटेबल इन्फॉर्मेशन जो है वो डिस्प्ले उसमें डिमॉन्स्ट्रेट करेगा कि ये बेसिस हैं, ये रीजंस हैं जिसकी वजह से मुझे लग रहा है कि ये एविजन ऑफ टैक्स या फ्रॉडलेंट एक्टिविटी भी शामिल है, और इन बेसिस पे इंफॉर्मेशन में ये चीज़ें हैं, वो चीज़ें भी स्पेसिफाई करेगा कि ये गुड्स या थिंग्स हैं जो कि कंसील की हुई हैं, और ये प्रेमिसेस है जहाँ ये कंसील की हुई हैं, तो इसलिए आप मुझे एक वारंट दें, और साथ में पुलिस जाके वो ऑर्डर, रिटन ऑर्डर करेगा, वो मजिस्ट्रेट को पेश करेगा, मजिस्ट्रेट फिर उसको परमिशन देगा कि आप वहाँ जाके रेड करके सर्च कर सकते हैं, और चीज़ें जो वॉलंटरली अवेलेबल चीज़ें हैं वो आपकी इन्वेस्टिगेशन वाले सेक्शन 38 में ही सकती हैं। जो वॉलंटरली ना दे आपको, कंसील्ड हों, तो वो थ्रू सर्च वारंट आप फिर वो फोर्सेबली आपने लेनी है। ये विदाउट फोर्स वाली होती हैं, जो फोर्सेबली आप लेंगे, फोर्स इस्तेमाल करके ढूंढेंगे। सर्च और इंस्पेक्शन में, इन्वेस्टिगेशन में ये फ़र्क है कि इंस्पेक्शन आप विद आइज़ करते हैं, सर्च विद हैंड्स करते हैं, वो आप ढूंढते हैं कि कहाँ है। तो उस सिचुएशन में सर्च लेंगे, वारंट लेंगे, और उसके लिए कुछ सिविल कोड, क्रिमिनल कोड प्रोसीजर के जो रूल रेगुलेशन भी हैं वो सेक्शन 96 से लेके 105 तक हैं। तो उसमें सबसे पहले तो जो उस इलाके के रिस्पेक्टेबल 2 इनहेबिटेंट जो इलाके के लोग हैं वो साथ, और सर्च वारंट के साथ जो सर्च करने रेड करेगा, सर्च जाएगा, वो साथ इन्वॉल्व करने होंगे, साथ लेके जाएगा। फिर जो वहाँ काउंटिंग होगी चीज़ों की या रिकवरी मेमो बनेगा, उस काउंटिंग में वो विटनेस होंगे, साइन करेंगे, उसका एक लिस्ट रिकवरी मेमो की लिस्ट बनेगी जिसमें कंप्यूटर है, रिकॉर्ड है, वो उठा के लेके आएंगे जो भी चीज़ें हैं जिसके लिए वो सर्च की है, तो वो साइन स्टैंप उसका होगा, और एक कापी वहाँ प्रेमिसेस भी दी जाएगी। अगर ये प्रोसीजर ये स्ट्रिक्टली कंस्ट्रूड होगा, क्योंकि इसके जो कॉन्सिक्वेंस हैं, ये वाला फ्रॉड ऑर्डर कह लें या इन्वेस्टिगेटिव कह लें या फोरेंसिक ऑडिट कह लें, तो इसकी आगे 2 शाखें निकलेंगी। एक शाख सिविल एडजुडिकेशन है जो उस वाली थी, दूसरा क्रिमिनल प्रोसीडिंग भी हो सकती है। फिर उसके बाद उसको समन किया जाएगा, समन के बाद अरेस्ट भी हो सकता है, FIR भी हो सकती है। फिर कस्टम जो कोर्ट है, जो स्पेशल कोर्ट है, वहाँ केस, क्रिमिनल केस उधर चलेगा, सिविल एडजुडिकेशन वाला इधर चलेगा। तो इस तरह ये एक प्रोसेस चलेगा। इसके अलावा अगर डिपार्टमेंट वहाँ चाहे कि फिर उससे भी काम नहीं बनता कि भाई आपने एक दिन रेड की, आगे वापस पता ही नहीं, भाई हो सकता है कहीं छुपा लिया हो, फिर उठा के कहीं ले गया हो, तो फिर आप प्रेमिसेस पे 40B है जो प्रेमिसेस पे आपका वो अपना बोर्ड जो है वो स्टाफ डिप्यूट कर सकता है कि कंटिन्यूस मॉनिटरिंग कर रहे हैं, टैक्सेबल सप्लाई जो ये कर रहे हैं, प्लस प्रोटेक्शन जो कर रहे हैं, प्लस जो स्टॉक पोजीशन है वहाँ वो उसको और डिप्यूट कर देंगे। फिर वो मंथली, क्वार्टरली टाइम लिमिट होगा, किस टाइम के लिए, विदाउट टाइम होगा तो वो भी इलीगल है, तो वो वाला फिर उससे भी मैनेज, क्योंकि ब्रॉडर स्कोप में करना है इन्वेस्टिगेटिव, फ्रॉड ऑडिट वाला या फोरेंसिक, जो लीगल सही वाली टर्म है वो फोरेंसिक ऑडिट है। ये फोरेंसिक फ्रॉड का ऑडिट है जहाँ फ्रॉड कमिट हो रहा या कैपेबल टू बी कमिट हो या हो रहा हो या अटेम्प्ट हो रहा हो, तो उस सिचुएशन के करने के लिए तो फिर वो उसके लिए वो क्रिमिनल प्रोसीडिंग भी, उसमें के लिए क्रिमिनल प्रोसीडिंग भी साथ सिविल प्रोसीडिंग दोनों चलेंगी। एडजुडिकेशन डिमांड से भी निकाली जाएगी, पेनल्टी भी निकाली जाएगी और साथ डिफॉल्ट से चार्ज भी लगेगा, साथ क्रिमिनल FIR वो वाला पकड़ दकड़ ये वो है, फिर FIR आप मानते हैं कि बेल शेल वाला जो क्रिमिनल लॉ है, क्रिमिनल कोर्ट प्रोसीजर है, वो भी साथ साथ चलेगा। तो वो कस्टम डिपार्टमेंट जो है, कस्टम का कोर्ट है वो करेगा। उसके बाद अगर आप उससे एग्रीड हैं, हाई कोर्ट जाएंगे, फिर आप सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, वो क्रिमिनल अपनी पैरेलल चलेगा, इधर आपका वो एडजुडिकेशन होगी, साथ ही कमीशन अपील, ट्रिब्यूनल और चलेगा। तो फोरेंसिक ऑडिट इस तरह फिर इन टर्म ऑफ टाइम बड़ा होगा और इन टर्म ऑफ प्रोसीडिंग जो है वो भी वर्सटाइल प्रोसीडिंग या वाइडर इन स्कोप जो है आपकी प्रोसीडिंग होगी। आपकी सिविल प्रोसीडिंग भी होगी और क्रिमिनल प्रोसीडिंग भी होगी। तो उसके लिए ताकि उसको प्रिवेंट किया जाए या मिनिमम किया जाए या उससे बचा जाए ताकि वह आइंदा ना करे। फेक फ्लाइंग नाज के जर्नल है जिसमें ये किया जाता है। तो ये वाला
बेसिक है। एक तीसरा ऑडिट भी यहाँ है, बाकी जगह पे जनरली ये दो ही होते हैं। और वैसे फाइनेंशियल ऑडिट में जो है वो ऑडिट की काफ़ी किस्में, स्टॉक ऑडिट भी हो सकता है, ऑपरेशन का ऑडिट भी हो सकता है, परफॉर्मेंस ऑडिट भी हो सकता है, या किसी एक सेगमेंट का भी हो सकता है, इन्वेंट्री ऑडिट है या रिसीवेबल ऑडिट है। तो वो किसी भी कैटेगरी, उसका स्कोप शोप जो है वो जो भी अथॉरिटी जिसने कराना है वो स्कोप डिटरमाइन करेगी आपने क्या करना है, किस हद तक करना है और कितना करना है। तो यहाँ दो ऑडिट जो हैं, दो ऑडिट के अलावा एक तीसरा भी यहाँ ऑडिट है जो बेसिकली फोरेंसिक का ही एक पार्ट है, उसको कहते हैं स्पेशल ऑडिट। वो 32A सेक्शन है, जहाँ यूजुअली चार्ट अकाउंटेंट जो है या ACMA जो है वो डिपार्टमेंट वहाँ उनको डिप्यूट कर देता है, उनको फिर एलोकेट कर देता है। तो वो फोरेंसिक उसमें फिर ओवरऑल ग्लोबल एक से ज़्यादा ईयर का या इन्वेस्टिगेटिव कम जो फाइनेंशियल एनुअल ऑडिट है वो वाला होता है। वो फिर और रिपोर्ट बनाते हैं, वो कन्फ्रंट करते हैं। तो इन्वेस्टिगेशन की या सर्च की या दूसरी रिक्विजिशन ऑफ रिकॉर्ड की जो पावर्स हैं फिर उसको दे दी जाती हैं। फिर वो सारे काम करके वो साथ उसके पैनल भी बनाया जा सकता है, पैनल सिस्टम भी इंट्रोड्यूस किया। इनकम टैक्स में पैनल है, FED में पैनल है, तो पैनल भी बनाया जा सकता है कि दो बंदे बाहर के ले लें, एक डिपार्टमेंट का ले लें, फिर उसको करें और ज़्यादा करें। तो वो वाला यही दोनों फाइनेंशियल भी हो सकता है और दूसरा भी हो सकता है। वो स्पेशल ऑडिट जो है वो 32A सेक्शन में है। तो उसके मुताबिक फिर ऑनवर्ड जब ऑडिट हो जाता है उसके बाद फिर सेक्शन 3 है। फिर उसमें जो ऑडिट की फाइंडिंग होती है उसको कन्फ्रंट किया जाएगा, कन्फ्रंट करके टैक्स पेयर से या रजिस्टर पर्सन से उसके रिप्लाई लिया जाएगा। रिप्लाई के बाद फिर अपॉर्चुनिटी देने के बाद फिर उसमें और भी इंसेंटिव भी हैं कि नोटिस से पहले वो ऑडिट, अगर शोकार नोटिस से पहले वो वॉलंटरी कुछ पैसे डिफॉल्ट चार्ज जमा कराता है या उसको पेनल्टी फिर नहीं लगेगी। अगर शोकार नोटिस के बाद कराता है तो कुछ पेनल्टी है, फिर ऑनवर्ड वो हम देखते हैं उसका प्रोसीजर है। उसके बाद फिर वो सेक्शन 11 में चले जाएंगे। जिस तरह पहले हमने वो 11 हमने देख लिया। 11(2) में है कि नॉन पेमेंट ऑन सप्लाई मेड है या शॉर्ट पेमेंट है या इनएडमिसिबल इनपुट है या आपका इनएडमिसिबल क्लेम ऑफ इनपुट और फंड है या नॉन लेवी शॉर्ट लेवी ऑन अकाउंट ऑफ कुलैन है, डेलिब्रेट है और आपका इनएडवर्टेंट है, एरर है, मिसकंस्ट्रक्शन है, तो ये अरोनियस रिफंड है। तो वो वाली रीजंस हैं। तो वो 1 2 3 4 5 जो भी सेक्शन है उसके मुताबिक नोटिस होगा, अपॉर्चुनिटी होगी, रिप्लाई होगा, फिर एडजुडिकेशन ऑर्डर हो जाएगा। ऑर्डर के बाद ऑनवर्ड स्कीम अपील पहली दूसरी तीसरी ऑनवर्ड होगी। तो अब हम इसको देख लेते हैं। तो इसको सबसे पहले ये है a person who is required to maintain any record document under this act or any other law shall, as and when required by the commissioner, produce record or document which are in his possession or control or in the possession of control of his agent, and where such record document has been kept on electronic data he shall allow access to officer of inland revenue authorized by the commissioner and use of any machine on which data is kept। तो अब इसमें फर्स्ट जो है वो जो रिकॉर्ड है मेंटेन्ड अंडर दिस एक्ट है और एनी अदर लॉ। अंडर दिस एक्ट में सेक्शन आप 22 हम देख लेते हैं, 22-23 देख लेते हैं। तो उसमें क्या क्या आपने मेंटेन करना है, एक वो देना है। इस तरह कंपनी है तो कंपनी ने कंपनी ऑर्डिनेंस के तहत कुछ मेंटेन करना है, या कोई AOP है या वो है उनका एग्रीमेंट में है कोई, या किसी और AOB या दूसरे लॉज हैं उसमें अगर मेंटेन करना है तो वो भी इस यहाँ एज एंड व्हेन इट्स मुराद इसको वाइड डिस्क्रिप्शन पावर दी, जब वो चाहे डे नाइट जब चाहे उसको मंगवा सकता है। ये रेफरेंस लेकिन फ्यूचर का है कि फ्यूचर में वो फ्यूचर के रेफरेंस है कि जब चाहे वो फ्यूचर में वो रिकॉर्ड मंगवा सकता है। तो कमीशन उसके लिए मंगवा कौन सकता है, वो कमिश्नर की पावर है। तो यहाँ कमिश्नर जो है वो सेक्शन 2 का सब सेक्शन 5 है, उसमें डिफाइंड है कि कमिश्नर मीन्स ए पर्सन अपॉइंटेड एज ए कमिश्नर अंडर सेक्शन 30। तो 30 में जो कमिश्नर अपॉइंटेड वो कॉल कर सकता है, कोई और आपसे रिकॉर्ड नहीं मांग सकता। प्रोड्यूस रिकॉर्ड डॉक्यूमेंट जो उस बंदे के कंट्रोल में हो या इन द कंट्रोल ऑफ हिज एजेंट, उसके पास हो, जाके आगे कोई रखा हुआ है, चार्ट अकाउंटेंट रखा हुआ है या आप रखे हुए हैं या कोई एडवोकेट रखा हुआ है, वो एजेंट है उसका, या वो खुद नहीं काम कर रहा, वो बाहर है लेकिन यहाँ उसके एजेंट काम करते हैं, तो एजेंट के पोजेशन में हो या उसके अपने कंट्रोल में हो, तो वो रिकॉर्ड एज एंड व्हेन जब आपको नोटिस दे तो आपने कमिश्नर दे तो उसने प्रोड्यूस करना है। या इलेक्ट्रॉनिक डाटा कंप्यूटर पे हो तो कंप्यूटर का हो या मशीन पे हो तो उस पर भी कमिश्नर की सेस है, या उस पर कमिश्नर जो है किसी ऑफिसर ऑफ इनलैंड रेवेन्यू को ऑथोराइज कर सकता है कि आप मशीन को देखें, इसमें डाटा चेटा करें। तो इसको अगर हम देखें विद रेफरेंस टू रिकॉर्ड तो सेक्शन 22 है। तो 22 को खोलने बेटा देख लें।
और फिर हम इसके कॉन्सिक्वेंस भी देख लेंगे पहले सेक्शन के, कि पहले सेक्शन में अगर रिकॉर्ड आप नहीं देते तो फिर आपके साथ क्या होगा। ठीक है, सेक्शन 22-23 खोलें ताकि हम साथ साथ ही रेलेवेंट सेक्शन जो है वो देखते जाएं। रिकॉर्ड, यहाँ वहाँ एनी पर्सन, वहाँ रिकॉर्ड रिक्वायर्ड टू मेंटेन, तो यहाँ है कौन, हु इज़ रिक्वायर्ड टू मेंटेन, तो यहाँ उन्होंने लिखा है रजिस्टर्ड पर्सन मेकिंग टैक्सेबल सप्लाई। तो जो टैक्सेबल सप्लाई कर रहा है और रजिस्टर्ड पर्सन भी है, दोनों उसकी कंडीशन को क्वालिफाई करता है कि रजिस्टर्ड पर्सन भी हो, रजिस्टर भी हुआ हो, या लायबल टू रजिस्टर वो डेफिनेशन उसके मुताबिक हो, और दूसरा वो टैक्सेबल सप्लाई कर रहा हो। तो उस सिचुएशन में शैल मेंटेन एंड कीप एट बिजनेस प्रेमिसेस, जगह भी है कहाँ मेंटेन रखना है। और रजिस्टर ऑफर इन इंग्लिश उर्दू लैंग्वेज ऑफ द फॉलोइंग रिकॉर्ड ऑफ गुड्स परचेज, imported and supply including zero-rated exempt supply made by him or by his agent acting on his behalf in such form and manner as would permit ready ascertainment of tax liability during a tax period। एक टैक्स पीरियड में जो उसकी लाइबिलिटी सर्टेन हो सकती हो, वो उसने रिकॉर्ड स्पेसिफाई किया है कि रजिस्टर्ड ऑफिस में मेंटेन करना है, जो बंदा रजिस्टर्ड पर्सन है और टैक्सेबल सप्लाई कर रहा है, और रिकॉर्ड किस किस चीज़ का है और रजिस्टर ऑफिस में करना है। और रिकॉर्ड एक परचेज की बात की है, इंग्लिश में भी रख सकता है, उर्दू में भी रख सकता है, और उसमें आपका दूसरा इम्पोर्ट का रिकॉर्ड है या सप्लाई है, सेल परचेज इम्पोर्ट का रिकॉर्ड जो है, या इंक्लूडिंग उसमें कहा है जीरो रेटिंग भी और एग्जाम्प्ट सप्लाई भी, उसका उसने रिकॉर्ड रखना है। तो उसका तरीक़ेकार के उससे लाइबिलिटी निकल सकते हैं। नीचे लिस्टिंग दे दी उसने कि ये वाला रिकॉर्ड रखना है। तो पहले में सप्लाई है कि सप्लाई का जो रिकॉर्ड रखना है, उसके इंग्रेडिएंट भी हैं जो आप सप्लाई कर रहे हैं, उसके साथ और कौन सी चीज़ें रखनी है। तो इसमें रिकॉर्ड ऑफ सप्लाई मेड शैल इंडिकेट, नंबर 1 जो सप्लाई आपने गुड्स की है उसकी डिस्क्रिप्शन होनी चाहिए कि उसकी नेचर क्या है, फार्मास्यूटिकल है या कोई शुगर है या कोई और चीज़ है, तो डिस्क्रिप्शन आपने देना ज़रूरी है। दूसरा क्वांटिटी आपने देना ज़रूरी है। जो रजिस्टर आपने सप्लाई का रजिस्टर बनाना है, उसमें क्वांटिटी हो, डिस्क्रिप्शन हो, वैल्यू ऑफ गुड्स हो, अमाउंट कितनी है, कितने का बिका है, नेम एंड एड्रेस ऑफ द पर्सन टू होम सप्लाई वाज मेड एंड अमाउंट ऑफ टैक्स चार्ज। तो जिसको आपने की है उसका नेम एड्रेस होना चाहिए, और साथ उसकी कितना आपने टैक्स चार्ज किया है वो होना चाहिए। लेकिन यहाँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो हमने एड्रेस ऑफ द पर्सन है, वहाँ यहाँ रजिस्टर्ड या अनरजिस्टर्ड की बात नहीं की कि जिस बंदे को आपने बेचा है ये नहीं लिखा यहाँ कि वो रजिस्टर होना चाहिए या रजिस्टर नंबर होना चाहिए उसका लिखना, या CNIC उसका आपने रिकॉर्ड रखना है। यहाँ टू दिस एक्सटेंट वो नहीं है। यहाँ सिर्फ जिसको आपने सेल की है वो पर्सन होना चाहिए, इंडिविजुअल AOP कंपनी जो भी है, तो लीगल या नेचुरल पर्सन वो होना चाहिए, और उसका आपने एड्रेस लिखना है और अमाउंट ऑफ टैक्स जितनी चार्ज की है वो आपने लिखना है। क्योंकि जब भी अब अगर भाई आपने देखना है कहाँ CNIC नहीं है, फलां नहीं है, तो ये यहाँ से आप रेफरेंस निकाल सकते हैं कि यहाँ रजिस्टर्ड या अनरजिस्टर्ड पर्सन नहीं लिखा हुआ, तो रजिस्टर्ड हो तो CNIC भी साथ मांगा हो, वो भी नहीं मांगा हुआ, यहाँ इस रिकॉर्ड में नहीं मांगा हुआ। अदरवाइज उन्होंने कहा जी डिसअलाउ कर देंगे अगर उसका CNIC नहीं लेंगे, दूसरी चीज़ें नहीं लेंगे, सप्लाई करेंगे। तो यहाँ भी फिर उसको उसके अकॉर्डिंगली फिर लिखना चाहिए कि पर्सन का नेम एड्रेस के साथ CNIC भी लिखें, NTN भी लिखें, वो चीज़ें भी वो तो लिखी नहीं आपने। तो इसलिए जो किसी को जो लॉ रिक्वायर्ड नहीं करता या लॉ में रिक्वायर्ड नहीं है, तो वो आर्टिकल 4 है जिसके तहत वही चीज़ें आपने करनी है। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ भी है और डेल्ट इन अकॉर्डेंस लॉ भी है, तो आपको वही काम करना है जो लॉ ने प्रेस्क्राइब दिए। लॉ ने किया तो ऑटोमेटिकली नहीं। क्लियर। तो यहाँ उसके बाद रिकॉर्ड ऑफ गुड्स परचेज शैल शो, उसी तरह डिस्क्रिप्शन क्वांटिटी वैल्यू ऑफ गुड्स नेम एड्रेस ऑफ द रजिस्टर्ड पर्सन। यहाँ रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ है, सप्लाई के लिए नहीं है यहाँ, क्योंकि उसके में क्यों नहीं है उसकी वजह ये थी कि आपने कंज्यूमर वाला का तो रजिस्टर नंबर नहीं होगा, लेकिन CNIC तो उसका हो सकता है, या वो तो हर एक बंदे का जो पाकिस्तानी है या वो हो सकता है, लेकिन उसकी भी कंडीशन यहाँ नहीं है। यहाँ जिससे आप परचेज वाले रिकॉर्ड में जिससे परचेज की है, रजिस्टर्ड नंबर ऑफ सप्लायर एंड अमाउंट ऑफ टैक्स चार्ज ऑन द परचेज। तो यहाँ जिससे परचेज कर रहे हैं, क्योंकि इनपुट क्लेम करना है तो वो रजिस्टर्ड से ही लेंगे तो क्लेम करना है, अनरजिस्टर्ड से लेंगे तो वो क्लेम नहीं आप कर सकते। तो इसलिए वो उसका रिकॉर्ड जो है रहता है। इस तरह रिकॉर्ड ऑफ गुड्स इम्पोर्टेड शैल शो डिस्क्रिप्शन क्वांटिटी वैल्यू ऑफ गुड्स एंड अमाउंट ऑफ टैक्स पेड ऑन इम्पोर्ट।
तो इसमें GDCT का इतना रेफरेंस नहीं है, लेकिन सिंपली उन्होंने कहा है। उसके बाद रिकॉर्ड ऑफ जीरो रेटेड एंड एग्जाम्प्ट सप्लाई, ये अलग जीरो रेटेड है अगर आपकी तो एग्जाम्प्ट सप्लाई का ये आपने रिकॉर्ड रखना है। उसे डबल एंट्री सेल अकाउंट, सेल टैक्स अकाउंट, सेल टैक्स अकाउंट जो डेबिट है या क्रेडिट है, आपने पे किया है, रिसीव किया है, और डबल एंट्री में भी आपने साथ साथ उसका अकाउंट भी मेंटेन करना है। उसके अलावा ये वाले जो कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपकी सपोर्टिंग है, वो तो आपकी एक रजिस्टर है, तो ये सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है, तो ये भी आपने मेंटेन करने हैं, जिसमें इनवॉइसेस हैं। अब इनवॉइसेस आपने सेल परचेज की जितनी भी हैं वो सारी आपने रखनी है। क्रेडिट नोट, क्रेडिट डेबिट नोट है, आपने रिटर्न की है, रिटर्न आई है या गई है, परचेज रिटर्न है, सेल रिटर्न है, तो उसके डेबिट क्रेडिट नोट भी रखने हैं। बैंक स्टेटमेंट, तो यहाँ बैंक स्टेटमेंट भी याद रखने हैं। बैंकिंग इंस्ट्रूमेंट, जो आपने 73 में बैंकिंग इंस्ट्रूमेंट से पेमेंट की है, क्रॉस चेक किया है, क्रॉस ड्राफ्ट किया है, या और और आपने वीज़े से दिया है, अदरवाइज जो परमिजिबल है वो उसके मुताबिक दिए। उसका इन्वेंट्री रिकॉर्ड, यहाँ इन्वेंट्री रिकॉर्ड है, यहाँ ये नहीं पता FIFO है, LIFO है, या मंथली है, एवरेज है, आप साल का भी बना के दे सकते हैं, डेट वाइज है, किस तरह करना है, क्योंकि बाकी चीज़ों में तो है, इसमें वो नहीं है। इन्वेंट्री में आप गेम कर सकते हैं कि साल का टोटल इतना ओपनिंग था, इतना ड्यूरिंग द ईयर परचेज किया, ये क्लोजिंग है, या प्रोडक्ट वाइज बनाना है कि रॉ मटेरियल का अलग बनाना है या नहीं बनाना, वर्क इन प्रोसेस का रखना है या नहीं रखना, फिनिश गुड्स का रखना है या नहीं रखना, किस तरह FIFO LIFO में तो डेट वाइज होता है कि आप डेट वाइज सारी इन्वेंट्री परचेज भी रखते हैं, ओपनिंग रखते हैं, यूज़ भी रखते हैं, क्लोजिंग भी रखते हैं, कंजम्पशन भी रखते हैं, तो पूरा रिकॉर्ड होता है। तो यहाँ इन्वेंट्री के लिए इन्वेंट्री बस रिकॉर्ड ही है, कोई प्रेस करे फॉर्मेट के इस तरह आपने रखना है, डेट वाइज रखना है, परचेज के साथ कंजम्पशन रखना है या कैसे बचा है, क्लोजिंग ओपनिंग वो नहीं है, ठीक है जी। उसके बाद फिर यूटिलिटी बिल्स हैं, यूटिलिटी में आपने इलेक्ट्रिसिटी है, गैस है, टेली कम्युनिकेशन जो भी आपने इनपुट क्लेम करने, सैलरी एंड लेबर बिल्स हैं, कैश बुक है, कैश बुक इम्पॉर्टेंट है, पहले नहीं थी अब है, तो आप पूरा ही जिस तरह फाइनेंशियल आपके रिकॉर्ड होते हैं उसी तरह ही कैश बुक है, रेंटल एग्रीमेंट है, सेल परचेज एग्रीमेंट है, लीज एग्रीमेंट है। उसके बाद ये बाद में ऐड हुआ है, पहले फ्लाइंग इनवॉइस या फ्लाइंग या जो आपकी फेक फ्लाइंग इनवॉइस जो हैं उनको कंट्रोल करने के लिए उनके आप चीज़ तो इनवॉइस तो हो जाती है, लेकिन एक्चुअल चीज़ आई भी है कि नहीं, तो उसको डिलीवरी नोट या आपका पास इनवर्ड पास या आउटवर्ड पास कि कितनी क्वांटिटी आई है, ये क्वांटिटेटिव होता है। तो इसका जो ऑर्डर है तो इससे आप ट्रांसपोर्टेशन ट्रक किस ट्रक से आया, उस बिल्टी शिल्टी हो वो, ताकि पता लगे कितना माल आया, उस बिल्टी से भी आप देख लें कि आप कह रहे हैं जी 10,000 टन, 1000 टन है, 500 टन है, जी 2 टन है, तो बिल्टी में भी देखें किराया कराची से यहाँ तक कितना है या यहाँ से वहाँ तक कितना है, तो वो आपको वो एविडेंस से भी आप ऑर्डर या रिकंसाइल कर सकें कि इसमें कोई उल्ट फुल्ट तो नहीं काम कि किराया थोड़ा है और ट्रक में माल आया है 2 टन या 1 टन या जो भी है। तो ये वाली जो डॉक्यूमेंट है ये आपके सबस्टेंटिव जो ऑडिट है इससे आप रिकंसाइल या चेकिंग कर सकते हैं। तो ट्रांसपोर्ट रसीट है। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक वर्जन ऑफ रिकॉर्ड मेंशन इन A to A, तो ऑफ दिस सब सेक्शन इलेक्ट्रॉनिकली आपने मेंटेन किया है तो वो भी आप इस पर कर सकते हैं। उसके बाद सच रिगायत में भी प्रेस्क्राइब बाय द बोर्ड, इसके अलावा बोर्ड भी प्रेस्क्राइब कर सकता है, उसमें सर्कुलर SR इशू कर सकता है कि या स्पेशलाइज सेक्टर के लिए कि इस सेक्टर ने ये और भी मेंटेन करना है, तो उसमें फिर उसके मुताबिक प्रोवाइडेड दैट पर्सन पेइंग रिटेल टैक्स शैल कीप सच रिकॉर्ड एज में बी स्पेसिफाइड बाय द बोर्ड। जब जैसे अब इंटीग्रेशन हो रही है PSO रजिस्ट्रेशन वगैरह है तो उनके लिए और भी रिकॉर्ड प्रेस्क्राइब करना चाहे तो या इन्वेंट्री का या दूसरे प्रोसीजर है तो उसमें नॉट विद कंटेन इन एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन्फोर्स बोर्ड में रिक्वायर बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गजट ए रजिस्टर्ड पर्सन और क्लास ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन टू डिक्लेयर एंड यूज ओनली एज नंबर ऑफ बिजनेस अकाउंट एज में बी स्पेसिफाइड बाय द बोर्ड इन सच ए नोटिफिकेशन टू मेक एंड रिसीव पेमेंट ऑन अकाउंट ऑफ परचेज और सेल ट्रांजेक्शन फॉर द पर्पज ऑफ एक्ट रूल मेड देयर अंडर एंड टू मेक पेमेंट ऑफ ड्यू टैक्स फ्रॉम सच अकाउंट ओनली। तो किसी के लिए ओवर राइडिंग सेक्शन है तो किसी लिए जो है FBR प्रेस्क्राइब कर सकता है उसने बैंक अकाउंट इतने बैंक 2 3 4 5 वो वाले प्रेस्क्राइब इन टर्म ऑफ नंबर प्रेस्क्राइब कर सकता है कि आपने इतने मेंटेन करने हैं और जितनी आपकी सेल परचेज होगी उसके जो ट्रांजैक्शन होंगे थ्रू दीज अकाउंट होंगे और टैक्स की पेमेंट रिसीट जो होगी वो भी उस अकाउंट से होगी, तो फिर उसको फॉलो करना होगा। जैसे 73 कंप्लाइंस है, आपको डिक्लेयर करना होगा कि ये मेरे बैंक अकाउंट है और बैंक अकाउंट से उन डिक्लेयर्ड अकाउंट में से आपने क्रॉस चेक पेमेंट करनी है, अदर देन दैट होगी तो फिर आपका डिसअलाउ हो जाएगा इनपुट टैक्स।
The board may by notification in the official gazette specify for any class or taxable person or any person registered under this act to keep such other record for the purpose of this act। कोई और रिकॉर्ड भी किया जा सकता है, वैसे ऊपर भी वही बात थी, यहाँ भी वही बात है। किसी पर्सन या क्लास ऑफ पर्सन के लिए, स्पेशलाइज सेक्टर के लिए कि शुगर है या फार्मास्यूटिकल है या कोई स्टील सेक्टर है या कोई और सेक्टर है, तो उनके लिए कहा जा सकता है कि यहाँ स्पेशलाइज नेचर हो तो आपने कि ये रिकॉर्ड रखना है। तो इस बोर्ड जिस तरह डेयरी शेयरी या उस तरह के उनमें और चीज़ें, तो मिल्क है या और चीज़ें, तो उसमें उस नेचर का जो है रिकॉर्ड। बोर्ड में माई नोटिफिकेशन द ऑफिशियल गजट प्रेस्क्राइब प्रोसीजर और सॉफ्टवेयर फॉर इलेक्ट्रॉनिक मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड, फाइलिंग ऑफ सेल टैक्स रिटर्न, रिफंड और फॉर एनी अदर मैटर, और अप्रूव एनी सॉफ्टवेयर फॉर इलेक्ट्रॉनिक मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड एंड फाइलिंग ऑफ रिटर्न और रिफंड ऑफ एनी पर्सन और क्लास ऑफ पर्सन। तो ये इलेक्ट्रॉनिकली जो हम रिटर्न फाइल करते हैं उसका भी प्रोसीजर प्रेस करा, यहाँ पावर है उसके मुताबिक उसने एक्सरसाइज की है, तो उसके मुताबिक आप फिर रिकॉर्ड आपने जो भी रिकॉर्ड है, रिटर्न है या पेमेंट है या सीट है या फाइलिंग ऑफ रिटर्न है, किसी भी पर्सन के लिए या क्लास ऑफ पर्सन के लिए इलेक्ट्रॉनिक मोड मेथडोलॉजी भी अडॉप्ट की जा सकती है। जिस पर्सन हुज अकाउंट आर सब्जेक्ट टू ऑडिट अंडर द कंपनी ऑर्डिनेंस शैल बी रिक्वायर्ड to submit a copy of annual audit account along with certificate by the auditor certifying the payment of due tax by the registered person। तो जहाँ कोई कंपनी है ऑडिट होती है तो उसमें कंपनी में है उसने एनुअल अकाउंट भी देने हैं, वो एनुअल अकाउंट देगा और साथ कितना ड्यू टैक्स पे किया है उसका सर्टिफिकेट भी देगा। लेकिन ये आज तक दिया किसी ने नहीं, कि दिया भाई उम्र किसी ने कि सर्टिफिकेट उसने दिया हो या इन्होंने मांगा भी हो, इन्होंने कभी मांगा भी नहीं कि अकाउंट दें एनुअल अकाउंट और साथ सर्टिफिकेट दें कि आपने ड्यू टैक्स। ये आखिरी जो लाइन है ना बहुत क्रिटिकल है, कोई एडिटर भी नहीं देगा, आप जो मर्जी उसको दे दें, क्योंकि बाद में तो लाइबिलिटी तो निकलनी है, जो निकलेगी और वो सर्टिफिकेट दे दे या उसके सर्टिफिकेट को मान लें या मान लें कि लाइबी तो उससे सर्टिफिकेट ले लें और उसके बाद हम और लाइबिलिटी क्रिएट नहीं करेंगे, ठीक है ना। फिर तो टैक्स फ्रॉड शराड उसने सारा कुछ ही चेक कर लिया। तो अगर आखिरी वाली लाइन जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, सर्टिफाइंग द पेमेंट ऑफ ड्यू टैक्स बाय द रजिस्टर्ड पर्सन, कि रजिस्टर्ड पर्सन ने ड्यू टैक्स फॉर द पीरियड जो है 1 साल का उसने दे दिया हुआ है। अगर उसने ये टर्न करके ये सर्टिफिकेट दे दे तो इट मीन ना फिर फेक अर्माइसिंग है, ना फ्लाइंग है, ना कोई सप्रेशन ऑफ प्रोडक्शन है, ना परचेज है, ना सेल है, ना प्रॉपर चार्जिंग ऑफ टैक्स पे कोई एलिगेशन हो सकते हैं। क्योंकि फिर अगर होंगे तो पहले उसको उठा के लाएंगे कि तूने ये सर्टिफिकेट दिया हुआ है, इसके पीछे आपका क्या रिकॉर्ड है या किस बेसिस पे आपने दिए। मतलब सेल्फ असेसमेंट नहीं, ड्यू मीन ड्यू इन अकॉर्डिंग विद लॉ, ठीक है ना। आप असेसमेंट तो और असेसमेंट तो ड्यू की करनी है कि ड्यू किया है या नहीं। ड्यू मीन्स जो लॉ ने स्पेसिफाई किया है किस पे टैक्स लगता है, टैक्स में आप इनपुट ले सकते हैं, फिर ये आपका ड्यू है। आपका 14% आप पे 17% चार्ज होता है, वो हर सप्लाई जो टैक्सेबल है उस पर चार्ज होगा। फिर इनपुट लेके डिटर्मिनेशन है सेक्शन 7 की, उसमें अलाउ डिसअलाउ करके अमाउंट आ जाएगा। ड्यू एक है जो आपने रिटर्न के साथ खुद डिटर्मिन करना है, वो सेल्फ असेसमेंट है। एक है डिपार्टमेंट ने डिटर्मिन करना है, वो असेसमेंट का है। एक फिर उसके बाद ड्यू को फिर आगे ड्यू वहाँ ख़त्म नहीं होता, ड्यू अपील और अपीलेंट कमिश्नर हो सकता है रिड्यूस कर दे उस ड्यू को, उसके बाद ट्रिब्यूनल जाएँ तो और कम कर दें, आगे जाएँ हाई कोर्ट में तो और कम हो जाए, वो आगे डिटर्मिनेशन है। ड्यू अकॉर्डिंग टू द लॉ है, डिटर्मिनेशन डिफरेंट फॉर्म है। पहले आप सेल्फ फॉर्म में आपने खुद ड्यू डिटर्मिन किया, फिर एडजुडिकेशन अथॉरिटी ने किया, फिर आगे अपीलेंट कमीशन अपीलेंट अथॉरिटी ने किया, फिर कोर्ट ने किया। तो इसलिए ड्यू डिफाइन भी है लॉ में, ठीक है। तो ये वाला सर्टिफिकेट साथ लगाना है। उसके बाद ये टैक्स इनवॉइस है। टैक्स इनवॉइस जो है ये वैसे सेक्शन 2 में डिफाइंड भी है, उसमें यही डिफाइन है कि जो जिसमें ये वाले एलिमेंट या जो सेक्शन 23 में है ये दिए हों तो वो वाले हैं। रजिस्टर्ड पर्सन मेकिंग ए टैक्सेबल सप्लाई शैल इशू ए सीरियल नंबर टैक्स इनवॉइस एट द टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स कंटेनिंग द फॉलोइंग पार्टिकल्स इन उर्दू और इंग्लिश लैंग्वेज नेमली। तो इसमें ये पैरामीटर जो है अनवाइस होंगी तो वो फिर क्वालिफाई करेगी कि वो टैक्स अनवाइस है और फिर वो चलेगी। नेम एड्रेस एंड रजिस्टर्ड नंबर ऑफ सप्लायर, तो यहाँ वो सप्लायर का जो है जो सप्लायर का अपना नंबर नेम एड्रेस होगा वो अनवाइस में अपना देगा। नेम एड्रेस रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ रिसिपिएंट एंड यहाँ CNIC है अनवाइस में, लेकिन वहाँ रजिस्टर में मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं। NTN नंबर ऑफ द अनरजिस्टर्ड पर्सन एज द केस में बी एक्सक्लूडिंग सप्लाई मेड बाय रिटेलर वेयर द ट्रांजैक्शन वैल्यू इंक्लूसिव ऑफ सेल है डज नॉट एक्सीड ₹100,000। तो 1 लाख तक की जो है
वो गुंजाइश है, उसे नीचे तो नहीं है, ऊपर वाले हैं तो नहीं। इफ़ द सेल इज़ बीइंग मेड टू एन ऑर्डनरी कस्टमर को दिए, कंपनी शंपनी या आम इंटिटी है उसको नहीं, उसको दिए 1 लाख तक की है, 1 लाख से कम है तो वो CNIC वो नहीं लेने, 1 लाख से अबाव है तो वो आप लेने। इसी तरह 73 में एक बंदे को अगर आपने एक महीने में 1 मिलियन है मेरा ख्याल, साल में 10 मिलियन है तो वो नहीं देंगे, तो उसका इनपुट प्रोपोर्शनेटली डिसअलाउ हो जाएगा, तो वहाँ वो है। इसी तरह 8 सेक्शन में भी कुछ है, अमाउंट का CNIC नहीं लेते तो उसका भी प्रोपोर्शनेट डिसअलाउ होता है, पहले हमने उसको डिस्कस किया हुआ है। For the purpose of this clause, ordinary consumer means a person who is buying the goods for his own consumption and not for the purpose of resale or processing. उसने खुद कंज्यूम करनी हो तो यूजुअली जो आप डेली यूज़ की चीज़ें होती हैं, रिटेल से जो ख़रीदें आपने यूज़ करते हैं, आगे रीसेल ना करनी हो। वैसे रीसेल करने वाला तो ट्रेडिंग हो जाएगी, अगर रीसेल नहीं करनी तो एक आपकी यूज़ नहीं भी होती। इसमें 3-4 किस्में होती हैं, एक यूटिलिटी गुड्स होती हैं, एक कंज्यूमर गुड्स होती हैं, एक ड्यूरेबल गुड्स होती हैं और एक कैपिटल गुड्स होती हैं। कैपिटल गुड्स भी आप यूज़ करते हैं लेकिन वो लॉन्ग टर्म यूज़ करते हैं। ड्यूरेबल जो है कुछ गाड़ी है जैसे, वो एक कैपिटल गुड्स है। और इसी तरह अगर आप देखें आपकी फ्रिज है, टीवी है, AC है, ये ड्यूरेबल है, जिनकी यूजुअली लाइफ 3 के साल तक हो तो वो ड्यूरेबल होती कंज्यूमर ड्यूरेबल कहते हैं। तो कुछ ऐसी ऑर्डिनरी कंज्यूमर होती हैं जैसे आप डेली है, मिल्क है, खाने पीने की चीज़ें हैं, आटा है, गंदम है, जो ख़रीद के लाते हैं, तो ये उसी वक्त आपने पेरिशेबल या यूजेबल जो इमीडिएट यूज़ करनी है आपने वो वाली। कुछ यूटिलिटी गुड्स हैं जैसे आपकी बिजली है, गैस है, ये इस तरह की ये वाली है। तो इस तरह की ये डिफरेंट कैटेगरी है। तो ये बहरहाल कंज्यूमर गुड्स मीन जो रीसेल ना हो और आपने कंज्यूम करके एग्जॉस्ट करनी हो, ऐसे समझें कि ऐसी गुड्स जो आपने कंज्यूम करनी है, आफ्टर कंज्यूम जल्दी ही वो एग्जॉस्ट हो जाएगी और उसकी अपनी इंटिटी या एग्जिस्टेंस जो है वो उसका नहीं रहेगा, तो वो वाली गुड्स है। प्रोवाइडेड दैट कंडीशन CNIC शैल बी इफेक्टिव फ्राम ये डेट है फर्स्ट डे ऑफ अगस्त 2019। प्रोवाइडेड फर्दर दैट NCA शैल नॉट अप्लाई इन केस ऑफ पेमेंट थ्रू डेबिट क्रेडिट कार्ड और डिजिटल मोड। Date of issue of invoice, description including count, denier or construction in case of textile, yarn, fabrics and quantity of goods। तो इसमें उसकी डिस्क्रिप्शन स्पेसिफाई कर दी कि अगर टेक्सटाइल की हैं तो उनको उसका काउंट नंबर डिफरेंट काउंट होते हैं धागे शागे के, तो उसके उसने कहा नायर और काउंट जो है वो आप कंस्ट्रक्शन भी क्या है डिफरेंट कैटेगरी टेक्सटाइल में यूज़ होती तो उसका वो आप मेंशन करें। वैल्यू एक्सक्लूसिव टैक्स, एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्स, तो एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्स भी हो जाएगी, टैक्स भी होगी, इंक्लूसिव भी हो जाएगी, तो ये आपकी होगी। अमाउंट ऑफ सेल टैक्स एंड वैल्यू इंक्लूसिव ऑफ टैक्स, इंक्लूसिव भी है, एक्सक्लूसिव भी है, टैक्स भी है। बाकी इसको प्रोवाइड बोर्ड में नोटिफिकेशन द ऑफिशियल स्पेसिफाई सच मॉडिफाई इनवाइस फॉर डिफरेंट पर्सन और क्लास ऑफ पर्सन। तो डिफरेंट लोगों के लिए डिफरेंट आपकी इनवाइस हो सकती है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी के लिए बिल जो है वही ट्रीट किया जाता है, गैस के लिए गैस वाला ही बिल ट्रीट किया जाता है, तो वो ज़रूरी नहीं वो जो इनवाइस के ऊपर पार्टिकुलर्स हैं वही वाले उसी तरह हों, वो बिल कोई ट्रीट किया जाता है या डीम किया जाता है, या किसी और स्पेशलाइज सेक्टर के लिए उनकी इनवाइस उसके मुताबिक भी की जा सकती है। जैसे रिटेल आपके होलसेलर हैं या ये वाले जो हैं ट्रैवल एजेंट हैं या और कोई चीज़ है, तो जहाँ टिकटिंग के लिए जो उसकी प्रैक्टिस हो उस फील्ड की उसके मुताबिक जो है इनवाइस जो है वो डिज़ाइन की जा सकती है। नो पर्सन अदर रजिस्टर्ड पर्सन आर पेइंग टैक्स रिटेल शैल इशू इनवाइस अंडर दिस एक्ट। ये प्रोहिबिशन है कि ये जो टैक्स की इनवाइस है कोई बंदा जो है वो रजिस्टर नहीं है तो वो इशू नहीं करेगा। ये ना हो कि अनरजिस्टर्ड बंदा है इनवाइस इशू कर रहा है और आगे से टैक्स लिए जा रहा है और डिपार्टमेंट को देता ही नहीं, और यहाँ प्रोहिबिशन ना हो तो प्रोहिबिशन इशू करेगा तो फिर आगे पेनल्टी भी है। तो इसलिए यहाँ देखिए कि जो रजिस्टर्ड पर्सन नहीं है तो वो इनवाइस करेगा तो उसमें टैक्स भी चार्ज करेगा और जनरल पब्लिक से फिर लेगा। तो ये नहीं है कि वो जनरल पब्लिक से जो भी चीज़ बेचे और वो आगे से इनवाइस इशू कर दे और टैक्स लेके अपने पास ही रखे और टैक्स जमा ना कराए। कोई रजिस्टर नहीं है तो जमा तो नहीं कराएगा। तो इसलिए जो अनरजिस्टर्ड पर्सन है, एग्जाम्प्ट नहीं है और टैक्सेबल सप्लाई कर रहा है तो उस सिचुएशन में उसको परमिशन नहीं है या अथॉरिटी नहीं है कि वो नेगेटिव लैंग्वेज कोज है, ये मैंडेटरी है, अगर नहीं करेगा तो एक किस्म का ऑफेंस ही होगा। आगे अब सेक्शन 33 में हम देख लेंगे कि उसमें पेनल्टी क्या है अगर कोई अनरजिस्टर्ड पर्सन इशू करके टैक्स कलेक्ट करता है, तो ये वाला उसके लिए प्रोहिबिशन है।
Registered person making taxable supply may subject to such condition, restriction, limitation as board may by notification in the official gazette specify issue invoice to another registered person electronically and to the board as well as to the commissioner as may be specified। तो इलेक्ट्रॉनिकली भी इसके आगे रूल्स भी हैं कि बजाय वो इनवाइस जो हमने मैनुअल कहा है तो इलेक्ट्रॉनिकली भी वो इनवाइस इशू हो सकती हैं। बोर्ड में बाय नोटिफिकेशन द ऑफिशियल गजट प्रेस्क्राइब मैनर एंड प्रोसीजर फॉर रेगुलेटिंग द इशुएंस एंड अथेंटिकेशन ऑफ टैक्स इनवाइसेस, तो उसके लिए भी रूल रेगुलेशन जो है वो इशू किए जा सकते हैं। उसके बाद रिटेंशन ऑफ रिकॉर्ड फॉर 6 ईयर, तो आपने रिकॉर्ड ये जो ऊपर प्रेस्क्राइब किया है, इनवाइस है आपकी सप्लाई का है, परचेज का है, इम्पोर्ट का है, ज़ीरो रेटिंग का है या एग्जम्पशन का है या इनवाइस है, क्रेडिट डेबिट नोट है या बैंक स्टेटमेंट है या दूसरी चीज़ें हैं जितनी भी हमने डिस्कस की हैं, वो सारों के लिए जो भी रिकॉर्ड रिक्वायर्ड है या FBR ने प्रेस्क्राइब किया है वो सारा रिकॉर्ड आपने 6 साल तक रखना है। तो ए पर्सन हु इज़ रिक्वायर्ड टू मेंटेन एनी रिकॉर्ड और डॉक्यूमेंट अंडर दिस एक्ट शैल रिटेन रिकॉर्ड एंड डॉक्यूमेंट फॉर ए पीरियड ऑफ 6 ईयर आफ्टर द end of the tax period to which such record or document relate or till such further period the final decision in a proceeding pending including proceeding for assessment, appeal, revision, reference, petition, any proceeding before the alternative dispute resolution committee is finalized। तो आपने 6 साल रखना है, तो जिस साल का जिस टैक्स पीरियड का है उसका जब पीरियड एंड होगा उससे लेके 6 साल तक। तो वैसे अगर हम उधर देखें जो सेक्शन आपका 11 है तो वहाँ आपको नोटिस 5 साल तक दिया जा सकता है। पहले 5 साल उस माह के एंड से था, अब वो फाइनेंशियल ईयर एंड होगा तो उसके बाद है, तो यूजुअली ये पीरियड उससे भी ज़्यादा है। तो रिकॉर्ड अगर आपकी पेंडिंग में चला जाए, केस आपका अपील फाइल कर दी है या पेंडिंग कोर्ट में, हाई कोर्ट में, अपील में, तो वो रिकॉर्ड फिर ये नहीं कि आप कहीं 6 साल गुजर गया, वहाँ 5 साल 6 साल उधर हो गया कमिश्नर की अपील के पास, तो रिकॉर्ड फिर उतने साल आपका एक्सटेंड हो जाएगा, तो अकॉर्डिंगली आपको फिर रखना पड़ेगा। तो उसके बाद फिर अब हम अपने वाले, अब वो रिकॉर्ड था, रिकॉर्ड के बाद सेक्शन 25 आ गया। पहले वो मेंटेन करना है, तो आप कौन हु वाज रिक्वायर्ड, व्हाट वाज रिक्वायर्ड, क्या क्या करना था, तो वो सारे रिकॉर्ड कैसा होना चाहिए था। अब यहाँ पावर है किसको, कमिश्नर को, कि कमिश्नर जो है आपसे फिर वो आपको एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड वो आपको नोटिस देगा, नोटिस दे के रिकॉर्ड करेगा। आज तक जो पहले ऑडिट का सिलसिला चलता रहा है वो उसमें 72B है, तो उसमें बोर्ड के पास पावर है। पहले हम उसको भी देख लेते हैं कि सिलेक्शन की पावर जो है वो कंडक्ट की ऑडिट एसपी के पास है, फोरेंसिक ऑडिट है, स्पेशल ऑडिट है, सिलेक्शन की पास बोर्ड के पास है 72B ने। ये अब आपने रिकॉर्ड मेंटेन कर लिया, रिटर्न फाइल कर दी, अब आपका एनुअल या इन्वेस्टिगेटिव या स्पेशल ऑडिट होना है, तो स्पेशल ऑडिट होने से पहले आपको बोर्ड सेलेक्ट कर सकता है। तो बोर्ड को पावर जो है वो यहाँ 72B में, ये पहले नहीं होती थी, पहले उस 25 में डायरेक्ट सिलेक्शन होती थी, या बाद डायरेक्ट 11 जो है 11 और 36 थे वो डायरेक्ट ओपन होते थे। तो अब ये वाला सेक्शन जो है ये इंसर्ट हुआ है 2010 में इंसर्ट हुआ है, 10 से पहले नहीं था, कि बोर्ड जो है आपकी बोर्ड में सिलेक्ट ए पर्सन क्लास ऑफ पर्सन फॉर ऑडिट ऑफ टैक्स पेयर थ्रू कंप्यूटर बैलेट विच में बी रैंडम और पैरामेट्रिक एज द बोर्ड में डीम फिट। तो बोर्ड जब चाहे आपका साल यूजुअली एनुअल सेलेक्ट करते हैं, वो आपका जो है ऑडिट सेलेक्ट करेगा, कंप्यूटराइज सिलेक्शन होगी और उसमें पैरामीट्रिक भी हो सके। पैरामीटर भी आपको एक पैरामीटर दे दिए जाएंगे कि ये पैरामीटर हैं इस फील्ड के, इनमें अगर आप फॉल करते हैं तो फिर रिस्क बेस जो है सिलेक्शन होगी। तो वो पैरामीटर जैसे आपकी सेल कम हुई है, ज़्यादा हुई है, इतनी बड़ी है, टैक्स कम दिया है, या और पैरामीटर जो भी रिस्क बेस्ड पैरामीटर हैं वो इसको कहते हैं ऑडिट पॉलिसी। तो हर साल जो है बोर्ड एक ऑडिट पॉलिसी बनाता है, उसमें पैरामीटर दे देता है कि ये पैरामीटर है जिनको सेलेक्ट किया जाएगा। एक पैरामीटर के एक रैंडम है, वैसे ही उठा लिए जैसे पर्ची उठाते हैं, तो रैंडम जो आ गया सब ठीक है। तो इस तरह जो रैंडम है यूजुअली वो रिकमेंडेड नहीं होता, क्योंकि उसमें टाइम बेसिक पर्पस तो ऑडिट का होता है कि कम लोग सेलेक्ट किए जाएं, पोटेंशियल लोग किए जाएं, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू आ जाए। बजाय इसके सिलेक्ट कर रहे हैं आप ऐसे उठा लें तो वो सारे ही आ जाएं, थोड़े कॉटेज इंडस्ट्री टाइप छोटे छोटे आ जाएं बेचारे, कुछ कर भी ले तो कोई रेवेन्यू और टाइम उतना ही लगे। तो उस सिचुएशन में जो रिस्क बेस ऑडिट है या ये पैरामेट्रिक है
जो जिसके लिए कोई क्राइटेरिया कोई पैरामीटर दिया जाए वो ज़्यादा अप्रोप्रिएट है, बजाय इसके कि आप ऐसे ही उठा लें और सारे पता चले वही सारे दूसरे आ गए जिसमें से रेवेन्यू पोटेंशियल ही नहीं है। तो इसके अप्रोप्रिएट जो रिकमेंडेड है वो आप पैरामीटर दें, पैरामीटर के मुताबिक। उसमें भी आप जैसे हमारे रेवेन्यू को हम देखें तो उसमें कोई 80% जो रेवेन्यू है वो सारा आता ही LTU वालों से, तो 20% बाकी हैं। तो अगर उनमें हम सारे सेलेक्ट कर रहे काम करेंगे भी तो कुछ भी नहीं होगा। उधर 1 और इधर 1000 एक बराबर होंगे। एक कार्ड कर लें ज़्यादा पैसे आ जाएंगे, बजाय इस जहाँ से कर रहे हैं आप 1000 कार्ड करें फिर भी नहीं होंगे, बल्कि सबका ही कर लें फिर भी 1 के बराबर नहीं होंगे। तो इसलिए रिकमेंडेड यही है कि बजाय टाइम कैपेसिटी इशू भी है डिपार्टमेंट में, तो उसमें फिर जो सिलेक्शन है वो आपकी पैरामेट्रिक या रिस्क बेस होनी चाहिए और रेवेन्यू पोटेंशियल भी होना चाहिए। चेकिंग भी आप करें और उसको आपने करेक्टिव मेजर रेमेडी मेजर भी लेनी है ताकि चीज़ें सही हों, फ्रॉड ना हो, वो चीज़ें ना हो, और साथ साथ आपका रेवेन्यू पोटेंशियल भी है, जो आपका विजन हुई है उसको आप क्रिस्टलाइज करके रिकवरी उसकी कर सकें। तो ये उसके बाद नॉट विद एनीथिंग कंटेन इन लॉ फॉर द टीम इवेंट्स बोर्ड शैल कीप द सिलेक्शन पैरामीटर कॉन्फिडेंशियल। तो कॉन्फिडेंशियल अपना रख सकता है, ये लॉ है, लेकिन ये कंट्राडिक्टरी टू कॉन्स्टिट्यूशन है। ये चैलेंज भी हुआ हैप्पी मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग में, तो उसमें उन्होंने इसको ख़त्म कर दिया कि कोई चीज़ आप जो भी चीज़ें हैं या डिस्क्रिशनरी पावर है या पैरामीटर है वो उन्होंने कहा जी ये एडमिनिस्ट्रेटिव है, इंटरनल मैटर है। जब इंटरनल मैटर है जबकि उनकी हद तक है, जब आप टैक्स पेयर से डील कोई करेंगे तो क्योंकि फिर उसके राइट अफेक्ट होते हैं। राइट उसका कोई भी पब्लिक डॉक्यूमेंट है तो टैक्स पेयर का राइट है कि उसको उसकी असेस दी जाए। असेस टू इन्फॉर्मेशन जो है वो उसका फंडामेंटल राइट है कॉन्स्टिट्यूशन में। इसलिए कोई चीज़ भी जो है वो कॉन्फिडेंशियल या उससे सीक्रेट नहीं रखी जा सकती। तो इसलिए डिस्क्रिशन एक्सरसाइज करने के लिए इसमें सुप्रीम कोर्ट की बहुत सी जजमेंट है कि उसमें ओपन आपके रूल्स होने चाहिए, ओपन प्रेसिडेंट होने चाहिए, ओपन रीज़न होनी चाहिए। तो हर चीज़ ओपन रिकॉर्ड शिकार्ड सब कुछ ट्रांसपेरेंट होना चाहिए ताकि उसको बताया जाए कि ये चीज़ें ये नहीं करेंगे तो आप फिर आपको ये कॉन्सिक्वेंस होंगे। ये नहीं कि इंटरनली आप कॉन्फिडेंशियल रख लें और अंदर ही अपनी प्लानिंग पिक चूज़ कर लें कि कुछ को सिलेक्ट कर लें कुछ को ना करें और कहें बाद में पूछें क्या बेसिस है मेरी, तो आप कहें जी आपको हम बता नहीं सकते। बता क्यों नहीं सकते हो, आप ट्रांसपेरेंट हो। बल्कि FBR का जो FBR एक्ट है 2007 उसमें देखें तो वहाँ फैसिलिटेशन ट्रांसपेरेंसी उनके मिशन और मोटिव हैं, लेकिन ये उसी के भी खिलाफ है कि अगर उधर आप कहते हैं हम फैसिलिटेटर होंगे, ट्रांसपेरेंट सिस्टम होगा, हर चीज़ हर एक के लिए सामने होगी, अपरेंट होगी, तो उसके मुताबिक देखें। यहाँ पर कह रहे हैं हम जी उसको कॉन्फिडेंशियल रखेंगे, बताएंगे नहीं कि क्यों आपको सलाटी भी है, उसको बताएं भी, उसे फॉल्ट नहीं बताएंगे तो कैसे उसको पता लगेगा अगले साल, कैसे वो रेमेडियल मेजर लेगा, कैसे अपने आप को इम्प्रूव करेगा कि मेरे ये फॉल्ट हैं तो मुझे सेलेक्ट करते हैं तो ताकि मैं सिलेक्शन से बचूँगा और सही काम करूँ। तो इसलिए ये इसको हैप्पी इंजीनियरिंग में इसको इस सिलेक्शन को इस तरह को अल्ट्रावाइज डिक्लेयर किया और सुप्रीम कोर्ट ने भी फिर उसको अपहेल्ड किया कि ये कॉन्फिडेंशियल नहीं रखा जा सकता, ये हर एक का राइट है। फिर उसके मुताबिक ऑर्डर पॉलिसी अब आती हैं, उसमें ट्रांसपेरेंट जो है पैरामीटर दे दिया जाता है, तो उसके मुताबिक फिर आप चैलेंज, जैसे इंडिविजुअल जितने हैं सैलरी वाले उनको एक्सक्लूड कर दिए कि इनको नहीं चेक करेंगे, इसी तरह जो प्रॉपर्टी वाले उनको कह दिया नहीं चेक करेंगे, तो वो पैरामीटर फिर दे, बाकी के लिए पैरामीटर दे दिए कि सेल जो इतनी कम ना हुई हो इस रेंज से, या परचेज ओवर ना हुई हो, या टैक्स इतने से कम ना दिया जाए, और हज़ारों पैरामीटर है प्रोडक्शन के दूसरे। तो उस सिचुएशन में जो है, या आपका कैरी फॉरवर्ड बहुत ज़्यादा है, आप बेच ही नहीं रहे माल, एक्चुअली बेच दिया सारा लेकिन शो कर रहे हैं सारा स्टॉक में पड़ा है, तो इस तरह के ओवर कैरी फॉरवर्ड हो तो कैरी ओवर स्टॉक कर रहे हो, तो इस तरह की जो पैरामीटर है वो दे के जिस पे अप्लीकेबल हो तो पैरामीटर दे के बता के फिर ताकि वो कन्फ्रंट भी कर ले कि ये मैं इसको वायलेट किया है तो मेरी सिलेक्शन होनी चाहिए, चेक करनी चाहिए। Audit of taxpayer person selected and shall be conducted as per procedure given in 25 and all the provision of this act shall apply card। फिर यहाँ सिलेक्शन के बाद 25 में जाके उसकी फिर कंडक्ट ऑफ ऑडिट जो होगा वो वहाँ जो लॉ ले डाउन है उसके बाद। उसके बाद फॉर द रिमूवल ऑफ डाउट इट इज हियरबाय डिक्लेयर दैट बोर्ड शैल बी डीम्ड ऑलवेज टू हैव हैड द पावर टू सेलेक्ट एनी पर्सन और क्लास ऑफ पर्सन फॉर द ऑडिट ऑफ टैक्सपेयर अंडर दिस सेक्शन। इसमें यह है कि ये कहा है कि बोर्ड के पास हमेशा से ही पावर है, पहले भी हैं अब भी हैं, इसी तरह पावर है, तो ये सिलेक्शन कर सकता है। अब फिर वापस आ जाएं जी, जहाँ फिर सिलेक्शन हो सकती है तो
इसमें सिलेक्शन का वर्ड नहीं है। वैसे ये बड़ा काफ़ी लिटिगेशन में काम गया है। हमने शुरू में कहा कि जी ये क्योंकि पावर ऑफ सिलेक्शन पहले थी नहीं, तो पहले तो अब जब के पावर दे दी गई हैं उसको बोर्ड को कि पैरामीटर करे या वो रैंडम करे, तो अब कमिश्नर ने तो ये सब सर्विएंट है, ये इसके ऊपर एक चेक लगाया गया है ताकि उसके पास मैंडेट है, वो सिलेक्ट करेगा तो ये फिर ऑडिट करेगा। जब तक वो सिलेक्ट नहीं करता ये ऑडिट नहीं कर सकता। ये इसका फंक्शन क्या है? रिकॉर्ड कॉल करना और ऑडिट करना। अब इसके पास सिलेक्शन का, इसके अंदर सेक्शन में पावर नहीं है। सिलेक्शन मींस सिलेक्शन कोई अलग चीज़ है, वो 10 लोग हैं उसमें से चूज़ कर लेना। ऑडिट करना, बुक्स कॉल करना एक अलग एक्ट है, उसमें से ऑडिट के ये फंक्शन देखें, एक सिलेक्शन करना है, एक रिक्विजिशन ऑफ रिकॉर्ड करना है, एक फिर उसको एग्जामिन करना है। एग्जामिन जो है वो ऑडिट का फंक्शन है। तो यहाँ अगर सारों को मिला के देखें तो फंक्शन जो है सिलेक्शन का वो बोर्ड के पास है, वो 72 में अगर हम देखें तो वहाँ है। और यहाँ कॉल करने का किसके पास फंक्शन है? रिक्विजिशन, वो कमिश्नर के पास है, तो पहले कमिश्नर कॉल करेगा। तो ऑडिट करने का किसके पास है? ऑफिसर ऑफ इनलैंड रेवेन्यू ऑथोराइज बाय द कमिश्नर ऑन द बेसिस ऑफ रिकॉर्ड ऑब्टेन्ड अंडर सबसेक्शन 1 May 1 इन ईयर कंडक्ट ऑडिट। अब ऑफिसर ऑफ लैंड रेवेन्यू जो सब है उसने कंडक्ट ऑडिट करना है ऑन द बेसिस रिकॉर्ड ऑब्टेन्ड अंडर सबसेक्शन 1 में किसने ऑब्टेन किया है? कमिश्नर ने। तो आप कमिश्नर तो यूजुअली जब भी इतने सालों से आप देख रहे हैं कमिश्नर ने कभी भी नहीं आपको नोटिस दिया कि रिकॉर्ड दे लेके हैं। तो क्यों? जबकि ये पावर किसकी है? कमिश्नर की है रिकॉर्ड कॉल करने के लिए। रिकॉर्ड वो कॉल, दोनों सेक्शन इंडिपेंडेंट है। रिकॉर्ड वो कॉल करेगा, रिकॉर्ड कॉल करने के बाद फिर वो ये कोर्ट ने अब डिटरमाइन किया। वैसे तो उसका फंक्शन इतना ही था कि वो रिकॉर्ड कॉल करे, और रिकॉर्ड कॉल करके किसको दे? ऑफिसर को दे। ऑफिसर फिर उसको आगे एग्जामिनर दे। यहाँ क्या है? वो सिलेक्शन कर लेता है कमिश्नर और फिर कह देता है ऑफिसर को कि आप रिकॉर्ड कर लें। वो रिकॉर्ड भी वही कॉल करता है, ऑडिट भी वही करता है। तो लॉ अदरवाइज है। तो अगर हम सीक्वेंस में देखें, क्योंकि कोर्ट में आगे गया तो कोर्ट ने कहा नहीं ठीक है, वो भी सिलेक्ट कर सकता है, बोर्ड भी, तो कमिश्नर भी कर सकता है। जबकि कमिश्नर में यहाँ कहीं सिलेक्शन का वर्ड नहीं है जो सब सेक्शन है। हाँ, रिक्विजिशन का वर्ड है, रिक्विजिशन ऑफ रिकॉर्ड कॉल करने का। तो अभी एक जजमेंट आई है इंडस मोटर की, उसने ये सब सेक्शन 2 और 1 को बहुत एलोबरेट किया है। तो उसमें उन्होंने होल्ड किया है कि ये जो कमिश्नर है ये रिकॉर्ड कॉल करेगा और रिकॉर्ड कर सकता है। इतना तो उन्होंने कहा कि ये भी सिलेक्शन कर सकता है, लेकिन उन्होंने कहा पहले ये रिकॉर्ड कॉल करेगा, क्योंकि एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड, ये जब चाहे जो रिकॉर्ड है वो कॉल कर सकता है। पहले रिकॉर्ड करेगा, फिर उसको ओवरव्यू करेगा, फिर देखेगा कि क्या इसका ऑडिट होना चाहिए कि नहीं, फिर वो डिसीजन करेगा। उसका वो एक ऑर्डर पास करेगा, स्पीकिंग ऑर्डर, कि ये बेसिस हैं जिस पे इसका ऑर्डर होना चाहिए। तो वो ऑर्डर करेगा, ऑर्डर करके फिर वो रिकॉर्ड भेज देगा ऑफिसर को, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट सेक्शन है। ऑफिसर के पास रिकॉर्ड कॉल करने की पावर नहीं है, उसके पास ऑडिट करने की पावर नहीं, ठीक है। वो रिकॉर्ड फिर किसको भेजेगा? ऑफिसर को ऑथराइज करेगा, वो फिर उसका ऑडिट करेगा। वो आगे जो कंप्लायंस ऑडिट है, सब्सटेंटिव ऑडिट है, बुक्स है, रिकॉर्ड है, इन्वेंट्री है, वो इनवॉइसें हैं, क्रेडिट डेबिट, वो सारा कुछ वो चेक करेगा। चेक करके वो सब सेक्शन 2 जो है इसके अंदर ऑडिट करेगा। उसके बाद 2A है फॉर द पर्पज ऑफ सब सेक्शन 225, वही ऑडिट करने के लिए। तो कमिश्नर मे कंडक्ट ऑडिट प्रोसीडिंग इलेक्ट्रॉनिकली थ्रू वीडियो लिंक और एनी अदर फैसिलिटी एज प्रेस्क्राइब बाय द बोर्ड। यहाँ ये पावर भी उसकी नहीं है, ये यहाँ कमिश्नर को पावर दे दी कि कमिश्नर ने अगर ऑडिट करना है, वो अगर चाहता है कि रिकॉर्ड पे सब सेक्शन 2 में करे तो वो इलेक्ट्रॉनिक कर सकता है। इट मीन मैनुअल वो ऑडिट नहीं कर सकता। इलेक्ट्रॉनिक की पावर इसके पास है, वो मैनुअल ऑडिट की पावर उसके पास है। अगर इसको हम देखें सामने तो उसकी फैसिलिटेट करेगा उसको बोर्ड एज प्रेस्क्राइब। उसके बाद ये इंपॉर्टेंट है बहुत, अब जब ऑडिट कर रहे हैं तो ऑडिट के ड्यूरिंग ऑडिट प्रोवाइडेड दैट इन केस ऑफ कमिश्नर हैज द इंफॉर्मेशन और सफिशिएंट एविडेंस शोइंग दैट रजिस्टर्ड पर्सन इज इन्वॉल्वड टैक्स फ्रॉड और रिवीजन ऑफ टैक्स ही मे ऑथराइज एन ऑफिसर ऑफ इनलैंड रेवेन्यू नॉट बिलो द रैंक ऑफ असिस्टेंट कमिश्नर टू कंडक्ट एन इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन अंडर सेक्शन 38। अब यहाँ ऑडिट कर रहे थे, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट, एनुअल ऑडिट था, उसमें सबसेक्शन 2 में है वंस इन ए ईयर, जिसको मैंने कहा था कि एनुअल ऑडिट है, तो 1 साल में एक ही ऑडिट होगा, एक से ज़्यादा नहीं होंगे। तो इट मीन जो फाइनेंशियल एनुअल ऑडिट की हम बात कर रहे हैं वो 1 साल का होगा, और 1 साल का वो प्रोसीजर हमने कर लिया। एक से ज़्यादा करना है
वो 1 साल वाला है, वंस इन ईयर वो ऑफिसर इनलैंड रेवेन्यू करेगा, रिकॉर्ड कॉल कमिश्नर करेगा, माइंड मेकर करेगा, ऑर्डर करेगा या इलेक्ट्रॉनिक करेगा। अब 1 से ज़्यादा साल करना है या ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट उनके पास कोई इन्फॉर्मेशन आ गई है जो कि क्रेडिबल इन्फॉर्मेशन है, उससे पता लगता है कि रजिस्टर्ड पर्सन जो है या टैक्स पेयर जो है वो इन्वॉल्व है इन कमीशनिंग ऑफ टैक्स एविजन में या फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज में, तो फिर इस स्कोप को वो एक्सटेंड करेगा। फिर वो साल वाली कंस्ट्रक्शन जो है, क्योंकि उसी का ये प्रोविज़ो है, प्रोविज़ो पहले साल था, अब साल को प्रोविज़ो ने एक्सटेंड कर दिया। एक्सटेंड करके इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी होगी 38 की, वो प्रेमिसेस पे रेड करेंगे, इंस्पेक्शन करेंगे, रिकॉर्ड जो है अपनी कस्टडी में लेंगे, लेने के बाद या आगे सर्च वाला काम है वो करेंगे या डिप्यूटेशन उसका काम करेंगे, वो सारे करके तो फिर इन्वेस्टिगेशन वाली वो रिपोर्ट उधर चल पड़ेगी, ये इधर होगी। उसके बाद ये हो जाएगी जब मुकम्मल, तो उसके लिए भी ऑथराइज पर्सन कौन होगा वो उन्होंने कहा नॉट बिलो द रैंक, और कमिश्नर उसको ऑथराइज करेगा। उसके बाद फिर नेक्स्ट है ये वाला काम होके फिर कन्फ्रंट होगा, वो आगे हम पढ़ेंगे, तो फिर आगे होगी। ऊपर वाला पढ़ लेंगे। Provided further, nothing in subsection shall bar the officer of Inland Revenue from conducting audit of the record of registered person if the same were earlier audited by the officer of Auditor General Pakistan। Auditor General वैसे इसकी भी लिटिगेशन चली थी कि Auditor General क्या ऑडिट कर सकता है कि नहीं, आपसे बुक्स कॉल कर सकता है कि नहीं, तो उसमें अल्टीमेटली होल्ड हुआ कि वो नहीं कर सकता, क्योंकि वो ऑफिसर ऑफ इनलैंड रेवेन्यू की जो डेफिनेशन है या अपॉइंटमेंट है उसमें ही फाल नहीं कर सकता। जितनी पावर्स लेजिस्लेचर ने दी हुई हैं वो सारी पावर दी हैं ऑफिसर ऑफ इनलैंड रेवेन्यू अपॉइंटेड अंडर सेक्शन 30 में उनकी लिस्ट है, वो ऑफिसर ऑफ इनलैंड रेवेन्यू, और हर सेक्शन में जिस ऑफिसर को पावर अथॉरिटी दी गई वही काम कर सकता है। तो इनको कहीं ना तो ये ऑफिसर हैं, तो इसलिए जो ऑफिसर नहीं है पहले ऑफिसर अपॉइंट होना, फिर लेजिस्लेटर का उसको पावर देना, फिर जुडिक्शन FBR का उसको देना, और फिर आगे वो एक्शन फंक्शन कर सकता है। जब ये तो उसमें है ही नहीं है तो इसलिए ये ऑर्डर नहीं कर सकते। तो यहाँ बस इतना है कि अगर उसने किया भी हो तो वो फिर बार नहीं करता कि ऑफिसर ऑफ इनलैंड रेवेन्यू, आप ये नहीं कह सकते कि उसने किया है तो आप नहीं कर सकते। बेसिकली ऑडिटर जनरल जो है वो ऑडिट डिपार्टमेंट का करता है, वो टैक्स पेयर का नहीं करता कि उन्होंने जो ऑडिट शार्ड किए हुए हैं या किए हैं वो सही किया है, करप्शन तो नहीं है, वो पैसे इधर उधर तो नहीं हुए, वो स्टेट फंक्शनरी के ऑडिट के लिए, उनके रिकॉर्ड के ऑडिट के लिए होते हैं, टैक्स पेयर के लिए नहीं होते। तो इसलिए वो फिर उनसे रिकॉर्ड मंगवाते हैं, उनके असेसमेंट ऑर्डर या चीज़ें देखते हैं कि आपने सही, बाद वो कहते हैं जी वो ऑडिट नोट आ गया जी, तो ये आप कुछ कर दें इसको, मैंने ये किया था 161 का, ये दूसरा कम ज़्यादा किया था, तो ऑडिट उधर से ऑब्जर्वेशन आ गई है, उसको कंप्लाई करनी, या तो वो फिर आपको फिर और नोट दे देते हैं या कुछ करा के उसको भी कहते हैं ये ले भाई, इसके ये डॉक्यूमेंट ले ले, तो ये डॉक्यूमेंट लेके इसको सही कर ले, ऑब्जर्वेशन रिजॉल्व कर ले, वो डॉक्यूमेंट लेके ऑब्जर्वेशन रिजॉल्व हो जाती। अच्छा ऊपर है ये उसका है कि ऑफिसर ऑफ इनलैंड रेवेन्यू जो है वो फिर अपना उसको ऑडिट कर सकता है, उसका री ऑडिट भी कर सकता है। ये समझ लें कि वो बार नहीं है कि उसने किया तो दोबारा नहीं हो। नेक्स्ट बेटा, उसके बाद ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसी तरह 171 इनकम टैक्स का है, इसी तरह इसका है, इसी तरह FED का है। तो ये आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ऑडिट, इट मीन जब ऑडिट कंप्लीट हो जाएगा तो अगला काम शुरू होना है। उसके बाद फिर वो काम सिलेक्शन ख़त्म हो जाएगी, रिक्विजिशन ऑफ रिकॉर्ड ख़त्म हो जाएगा, कंडक्ट ऑफ ऑडिट भी ख़त्म हो जाएगा, इंक्वायरी, इंस्पेक्शन, सर्च, वो भी सारे काम ख़त्म हो जाएंगे। इट मीन एवरीथिंग इज़ कंप्लीटेड। अब आफ्टर कंप्लीशन ये नहीं क्या यहाँ आके फिर आप रिकॉर्ड मांग रहे हैं, यहाँ बाद आज वो ऑडिट ऑब्जर्वेशन भेजते हैं और वहाँ भी कहते हैं ये चीज़ें ले आएँ, ये सेल ले आएंगे, एडवाइस ले आएँ वो, लेकिन यहाँ काम जो करना चाहिए वो सिर्फ कंप्लीशन के बाद ऑडिट ऑब्जर्वेशन देनी है। वो रिकॉर्ड रिक्विजिशन करना या दोबारा ऑडिट करना या सेक्शन 11 जो है वो ऑडिट की पावर नहीं देता, ना रिकॉर्ड कॉल करने की पावर देता है। वो पावर जो है वो सेक्शन 2 में ही है, कॉल करना 1 में है, 2 में ऑडिट कंडक्ट करना है। जब और इन्वेस्टिगेशन भी उसी में है, जब वो कंप्लीट हो जाए
तो उसके बाद फिर आफ्टर द कंप्लीशन के लिए फिर आपको ऑडिट रिपोर्ट देनी है, जिसमें ऑडिट ऑब्जर्वेशन होगी कि ऑडिट किया है या इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट होगी, उसमें ये आपकी डेफिशिएंसी या फॉल्ट हैं और इतना इसमें टैक्स अवियन है, या ये आपका डिफॉल्ट सरचार्ज है, फर्दर टैक्स है, ये इनएडमिसिबल इनपुट टैक्स है, ये आप रॉन्ग क्लेम ऑफ रिफंड है, ये नॉन पेमेंट है, शॉर्ट पेमेंट है, जो हमने उसमें पढ़ा है वो सारा यहाँ हर हेड वाइज, या रिटर्न लेट फाइल की है, या दूसरी चीज़ें जितनी भी ऑब्जर्वेशंस हैं उस पेनल्टी डिफॉल्ट यहाँ क्वान्टिफाई होंगे। पहले हेड क्वान्टिफाई होंगे, चार्जेबिलिटी के होंगे कि ये चीज़ें आपने चार्ज नहीं की, फिर आपके इनएडमिसिबल होंगे, फिर बाकी कैरी ओवर या दूसरी चीज़ें जो हैं वो जो हमने डिफरेंट हेड डिस्कस किए थे वो होंगे, आपको कन्फ्रंट करेंगे और कन्फ्रंट करके फिर आप उसकी आफ्टर ऑब्टेनिंग फिर आप उसकी रिप्लाई देंगे। आफ्टर ऑब्टेनिंग रिप्लाई एक्सप्लेन ऑन ऑल इशू रेज इन द ऑर्डर शैल पास एन ऑर्डर अंडर सेक्शन 11। उसके बाद फिर आप सेक्शन वो यहाँ से ऑब्टेन होंगे, फिर सेक्शन 11 का प्रोसेस शुरू हो जाएगा, फिर वहाँ शो काज नोटिस होगा, अपॉर्चुनिटी होगी, अपॉर्चुनिटी में वो कन्फ्रंट करेंगे, फिर ऑर्डर होगा। उसके बाद ये इम्पॉर्टेंट है, ये कुछ कंसेशंस हैं ये टैक्स पेयर को दिए हैं इस स्टेप पे कि अगर कोई बंदा नॉट विद द स्टैंडर्ड पेनल्टी इन सेक्शन इफ रजिस्टर विशेस टू डिपॉजिट द अमाउंट ऑफ टैक्स शॉर्ट पेड अमाउंट पेड अलॉन्ग विद डिफॉल्ट चार्ज वॉलंटरी व्हेन एट एवर कम इज नोटिस बिफोर सीट ऑफ नोटिस ऑफ ऑडिट से पहले का है। अगर आपको नोटिस 25,000 नहीं आता लेकिन आपको पता चलता है कि ये मैंने टैक्स अवॉइड किया हुआ है या वीएन की हुई है, उसको आप विद डिफॉल्ट चार्ज पे करते हैं तो आप पे कोई पेनल्टी नहीं लगेगी। अब दूसरी सिचुएशन है कि आपको ऑडिट का नोटिस आ गया है, फिर भी आप जमा करा सकते हैं, फिर डिफॉल्ट चार्ज देना है और पेनल्टी का कुछ परसेंटेज देना है। आफ्टर ऑडिट बिफोर द शो काज नोटिस एट एनी टाइम ही मे डिपॉजिट अवेडेड अमाउंट टैक्स डिफॉल्ट अंडर सेक्शन एंड 25% ऑफ पेनल्टी, फिर 25% पेनल्टी दे दें। अभी शो काज नोटिस नहीं आया, उसके बाद आपका फिर शो काज नोटिस आ गया तो फिर भी आप कर सकते हैं। Further, that if this person wish to deposit amount or short paid amount after issuance of short, he shall deposit the available tax, default charge under section and full amount penalty payable under section. Thereafter, show cause notice shall be abated. शो काज नोटिस के बाद देना पूरी पेनल्टी, पूरा डिफॉल्ट, पूरी अमाउंट, फिर शो काज नोटिस खत्म। उसके बाद फॉर द पर्पज ऑफ सेक्शन, ये इंपॉर्टेंट है, पहले नहीं था। जब हमने शोर में जाया कि सिलेक्शन उसने करनी, कंडक्ट इसने करनी, इन्वेस्टिगेशन पहले ऑर्डर करें फिर इन्वेस्टिगेशन करें, ऑर्डर में चीज़ें को मिलें तो आप इन्वेस्टिगेशन की तरफ चलें। तो उन्होंने कहा अच्छा इसको हम ख़त्म करते हैं। तो ख़त्म करने के लिए ये एक्सप्लेनेशन डाल दी, और एक्सप्लेनेशन यूजुअली ये क्लैरिफिकेटरी नेचर होती है, रिट्रोस्पेक्टिव होती है, ऐसे होती है जैसे शुरू से ही है, लेकिन बाज़ दफ़ा वो भी ज़रूरी नहीं है। ये जनरल प्रिंसिपल है, जहाँ की एक्सप्रेशन आपके राइट को अफेक्ट करती हो या लायबिलिटी बढ़ाती हो तो वो प्रॉस्पेक्टिव होगी, रिट्रोस्पेक्टिव नहीं होगी। बाद दफ़ा एक्सप्लेनेशन की अपनी वर्डिंग भी होती है, बाद दफ़ा उसमें लिखता डीम्ड ऑलवेज टू बी इंसर्टेड, तो जहाँ डीम टू ऑलवेज इंसर्टेड ये होता है कि जब से है उस वक्त से, जहाँ डीमिंग का वर्ड इस्तेमाल ना हो वैसे ही एक्सप्लेनेशन हो तो उससे ये परसीव, अगर वो प्रोसीजरल नेचर या क्लैरिफिकेटरी है तो वो तो रिट्रांसपेक्ट होगी, लेकिन यहाँ कहीं वो क्लैरिफिकेटरी नेचर नहीं है या कोई राइट अफेक्ट करती है तो वो डीम्ड जब तक लेजिस्लेटर इंसर्ट ना करे तो वो फिर फ्रॉम द ओरिजिन से नहीं होगी, फिर वो प्रॉस्पेक्टिव कंसिडर की जा सकती, तो उसकी वर्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए यहाँ होने का फॉर द पर्पज ऑफ सेक्शन 25, 38, 38, 30B and 48 and removal of it is declared that power of board commissioner officer and under these sections are independent of the power of board and nothing contained in section 30 restricts the power of board commissioner officer land to have access to premises stock account record under these section or to conduct under these section। तो उन्होंने कहा जी ये दोनों इंडिपेंडेंट पावर है, बोर्ड भी कर सकता है सेलेक्ट, ये भी कर सकता है, तो इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन भी इंडिपेंडेंट है, सर्च भी है, सब कुछ है। लेकिन हमने फिर इस पे भी कहा, हमने कहा इसमें कहाँ लिखा हुआ है कि सिलेक्शन दोनों इंडिपेंडेंट कर सकते हैं, यहाँ तो दूसरी पावर है वो तो हम पहले ही कहते हैं, उसके बाद सिलेक्शन है, इसके बाद रिक्विजिशन और ऑडिट है। वो ये ऑडिट नहीं कर सकता ना, बोर्ड जो है ना ऑडिट कर सकता है, ना ये रिक्विजिशन कर सकता है, ना अगले ऑर्डर कर सकता है, ना ही एडजुडिकेशन अथॉरिटी में, ये देखिए इंडिपेंडेंट पावर अथॉरिटी है, लेकिन उसकी सिलेक्शन की हद तक है, सिलेक्शन इसके पास नहीं। बहरहाल वो अभी चल ही रहा है, लेकिन अभी तक कोई इस पर, इसमें भी देखें तो कहीं नहीं लिखा, इसमें असेस टू रिकॉर्ड, ये असेस टू रिकॉर्ड तो ऊपर भी लिखा हुआ है, असेस टू रिकॉर्ड प्रेमिसेस ये वो है ना, लेकिन वो वाला सिलेक्शन वाला तो यहाँ नहीं, यहाँ तो लिखते हैं कि बोर्ड की इंडिपेंडेंट पावर ऑफ सिलेक्शन है और कमिश्नर की इंडिपेंडेंट पावर ऑफ सिलेक्शन, लेकिन क्योंकि वो कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट तक होल्ड कर दिया कि दोनों कर सकते हैं, तो अब वो फिर सब पे बाइंडिंग,
तो उसी को वो इस्तेमाल हो गया। क्लियर जी। ये था विद रिगार्ड टू। अब हम इस पे कोई ऑडिट केस ला देख लेते हैं। ये ऑर्डर केस लाए, ये अभी ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये रिट पिटीशन है 272/2021 इस्लामाबाद हाई कोर्ट तंबाकू कंपनी लिमिटेड वर्सेस FOP। ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सेक्टोरियल ऑडिट ऑयल कंपनियों के बोर्ड ने कोई इंस्ट्रक्शन डायरेक्शन दी टू द कमिश्नर के सिलेक्ट करो, और सिलेक्ट करके जितनी ऑयल कंपनी है और भी डायरेक्शन दी, शुगर हैं दूसरों को, उन्होंने सिलेक्शन की। तो उसमें इस के में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने डिक्लेयर किया कि सेक्टोरियल जो सिलेक्शन है बाय द कमिश्नर इलीगल, क्योंकि ये तो पिक एंड चूज हो गया, तो उनको ही आपने। और फिर दूसरा कि ये है कि बोर्ड जो है वो डायरेक्शन नहीं दे सकता कि आप सेलेक्ट करें, क्योंकि फिर वो कमिश्नर का इंडिपेंडेंट माइंड तो अप्लाई ना हुआ, फिर तो वो मैकेनिकल हो गया। उसको कहें ये उठा ले, वो उठा लेगा। तो फिर जो उसको पावर लेजिस्लेटर ने दिए लॉ में कि रेक्विजिशन करेगा और देखेगा, बेसिस बनाएगा, वो तो ख़त्म हो गई। फिर जब उसको डायरेक्शन दी, डायरेक्शन उस पर बाइंडिंग है, एडमिनिस्ट्रेटिव डायरेक्शन है, वो कहेगा ये कर लें। तो उन्होंने फिर कोर्ट ने ये भी पूछा, यहाँ भी पेंडिंग पड़े हुए हैं, तो DB में पड़े हुए हैं। तो ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सेक्टोरियल सिलेक्शन बाय द कमिश्नर को इलीगल डिक्लेयर किया है, और ऑन द बेसिस ऑफ बोर्ड डायरेक्शन इंस्ट्रक्शन ऑर्डर जो है सिलेक्शन जहाँ भी होगी वो इलीगल वाइड विदाउट लॉ अथॉरिटी होगी। बाकी आगे जाएगा, आगे हाई सुप्रीम कोर्ट में तो अलग बात। उसके बाद इंडस मोटर, मैंने अभी आपको 2020 PTD 297 इंडस मोटर, जिसमें ये पूरा एक क्वेश्चन ही फ्रेम हुआ है कि क्या ऑडिट का बुक्स कॉल कर, जो सेक्शन 1 और 2 इंटरप्रेट हुआ है, दूसरे को इंटरप्रेट किया है कि पहले में रिक्विजिशन और रिकॉर्ड जो है वो पावर है और फंक्शन है ऑफ द कमिश्नर, और उसके टैक्स पेयर से एज एंड व्हेन को भी डिफाइन किया है कि फ्यूचर के रेफरेंस दे रहा है कि जब वो चाहे उसको कर सकता है। और साथ ही फिर वो जो मैंने कहा कि वो ओपिनियन फ्रेम करेगा, फिर बनाएगा, तो फिर आगे सिलेक्शन करेगा, तो फिर वो रिकॉर्ड जो उसने रिक्विजिशन किया हुआ है फिर उसको देगा, और उसको ऑफिसर ऑफ इनलैंड रेवेन्यू की, और फिर वो ऑडिट करेगा। तो दोनों उन्होंने कहा सब सेक्शन 1 और 2 जो है वो नहीं, दोनों इंडिपेंडेंट है। उसका उसमें रिक्विजिशन और रिकॉर्ड है और कमीशन की पावर है, दूसरे में कंडक्ट ऑफ ऑडिट है वो इनलैंड ऑफिसर की है। दोनों अपने अपने फील्ड में ऑपरेट करते हैं, तो इसलिए वो बुक्स वो नहीं कॉल कर सकता। नहीं तो पहले ट्रेंड यही था कि वो सिलेक्ट करके नीचे भेजता था, वो ऑफिसर वाला जो है वो आपको नोट देता जी मिल रहे हैं, तो इसलिए वो फिर इलीगल ड्यू प्रोसेस नहीं है, होल्ड ये किया। तो कैटेगरी जितनी सिलेक्शन थी उन्होंने वो उसको इलीगल डिक्लेयर किया। कोनूर ये पुराना ही केस है जो बाद में अलादीन संद में चला गया। इसमें ये होल्ड हुआ था कि सिलेक्शन जो आपने करनी उसमें आप रीज़न दें, रीज़न के साथ कन्फ्रंट करें, उसके बात करें। फिर सुप्रीम कोर्ट में चला गया। सुप्रीम कोर्ट में एक तो टाइम लिमिट इसमें आई, इसमें नेस्ले का केस भी था, ICA में गया, तो उसमें आया कि एक तो जो ऑडिट सेलेक्ट हो जाए उसको 2014 के रेफरेंस साथ देगा कि 31 दिसंबर 2018 तक या 18 तक कंप्लीट करना है, नहीं दिसंबर 17 तक कंप्लीट करना था। जो नहीं करेगा तो वो टाइम बार्ड कंसीडर होगा। तो उसमें उसको सुप्रीम कोर्ट ने एक तो होल्ड किया। दूसरा सुप्रीम कोर्ट ने होल्ड किया कि जहाँ ड्यू प्रोसेस, ड्यू मैकेनिज्म जो रोड मैप दिया हुआ है लॉ में टू प्रोटेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज, वो ये है कि आपको ड्यू प्रोसेस है कि आपको ऑडिट सेलेक्ट करना है, कंडक्ट करना है और कन्फ्रंट करनी है रिपोर्ट टू द टैक्स पेयर, उसकी आपने रिप्लाई लेनी है। ये जो ड्यू प्रोसेस है जहाँ के रूट मैप नहीं फाइल आप सेल टैक्स में भी, इनकम टैक्स में भी, FED में भी नहीं फॉलो करेंगे तो फिर भी वो इलीगल वाइड होगा। तो जो बेसिक फंडामेंटल मिनिमम कॉन्स्टिट्यूशनल सेफ गार्ड हैं उनको फुलफिल करना मैंडेटरी है। अगर नहीं फुलफिल करेंगे तो वो 10A आर्टिकल की वायलेशन होगी और इलीगल होगा। इसलिए कन्फ्रंटिंग, सिलेक्शन, रिक्विजिशन रिकॉर्ड, वो सारे स्टेप जो हैं वो पार्ट ऑफ ड्यू स्टेप्स हैं। अगर नहीं फॉलो करेगा उसमें फिर वो हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद ट्रीट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये सेल टैक्स का था। तो ट्रीट वाले में होल्ड हुआ था कि ऑडिट पॉलिसी को कंट्राडिक्शन थी या पिक एंड चूज पॉलिसी थी, तो उसको फिर हाई कोर्ट ने डिक्लेयर किया, इलीगल डिक्लेयर किया। 2017 या 18 की ऑडिट पॉलिसी थी। देखिए ए स्टील मिल्स, ये ऑडिट का नहीं है, ये इसमें ये होल्ड हुआ था क्या डायरेक्ट सेक्शन 2011 जो है वो डायरेक्ट हो सकता है या थ्रू ऑडिट होगा। तो इसमें कुछ उन्होंने कंडीशनलिटी डेवलप की। उन्होंने कहा जहाँ रिकॉर्ड ऑफ मैटर होगा, जैसे इनएडमिसिबल इनपुट की एलिगेशन है, तो वो विदाउट बुक्स आप देख ही नहीं सकते।
अगर आप रिकॉर्ड नहीं देखेंगे, 73 की कंप्लाइंस नहीं है देखनी, तो कैसे देखेंगे? क्या सेक्शन 11 में आप डायरेक्टली वो कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि उसके लिए रिकॉर्ड कॉल करना पड़ेगा। रिकॉर्ड कॉल करना पड़ेगा। रिक्विजिशन ऑफ रिकॉर्ड का तो पावर नहीं है अंडर सेक्शन 11। वहाँ तो शो कॉज नोटिस करना है, आपके पास पहले ऑलरेडी कोई चीज़ हो तो यहाँ उसके लिए फिर यहाँ होल्ड होगा, क्योंकि जहाँ रिकॉर्ड रिक्विजिशन नीडी हो, ज़रूरी हो, एसेंशियल हो, तो उसके लिए ऑडिट करना पहले ज़रूरी है। ऑडिट का वही प्रोसेस है, आप उसका रिकॉर्ड कॉल करेंगे तो ऑडिट करेंगे और कोर्ट कन्फ्रंट करेंगे, उसकी जो रिप्लाई लेंगे और फिर शो कॉज नोटिस इशू करेंगे, तो फिर इन एडमिट आप डिक्लेयर कर सकते हैं। तो जहाँ कहीं रिकॉर्ड की रिक्वायरमेंट है, जैसे इन्वेस्टिगेटिव ऑडिट है तो रिकॉर्ड की रिक्वायरमेंट है वहाँ, वो तो विदाउट रिकॉर्ड हो नहीं सकता, तो आप रिकॉर्ड लेंगे करेंगे। तो जिनमें रिकॉर्ड नहीं है वैसे ही चीज़ें हैं, अपरेंट ऑन रिकॉर्ड है, वह सामने और चीज़ है, तो रिकॉर्ड फर्दर चाहिए नहीं, तो उस सिचुएशन में फिर वो जो है वो हो सकता है टैक्स भी। लेकिन अभी लेटेस्ट 2-4 केसेस में हुआ है, फ़रूक वाला केस है और है, उसमें उन्होंने कहा ये क्योंकि ये सेल्फ असेसमेंट बेस आप रिटर्न फाइल करते हैं तो आपने तो ड्यू डिटर्मिनेट कर दी, अब उसको खोलना है तो उसके लिए पहले ऑडिट ही करें, ऑडिट करके फिर उसको करें। तो ड्यू प्रोसेस वो है कि पहले ऑडिट करें। प्रीमियर उसके बाद AA प्रीमियर इंडस्ट्रियल केमिकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, इससे पहले शुरू में एक केस फातिमा का सुप्रीम कोर्ट था, उससे पहले एक क्या सुल्तान सा मेरा कोई और नीचे होगा शायद, नहीं वो नहीं है, ये तो कोई और इधर से ही उठा ला है। ये तो टाइम दूसरे ऑडिट के नहीं है कोई। शुरू में जो पहले केस था वो फिर सुप्रीम कोर्ट गया फातिमा शरीफ केस में ना, तो उसमें वो इसी तरह सिलेक्शन हुई थी, तो उसमें सिलेक्शन में फिर उन्होंने कोर्ट ने अपॉर्चुनिटी नहीं दी थी, तो केस हुआ कि अपॉर्चुनिटी दें, तो उन्होंने कहा जी चलो जी अपॉर्चुनिटी दोबारा दे दें। तो उन्होंने कहा जी जो आप अपॉर्चुनिटी दोबारा दें और इनको टैक्स पेयर को कन्फ्रंट करें क्राइटेरिया कि क्या आपका क्राइटेरिया, तो क्राइटेरिया के मुताबिक फिर सिलेक्शन करें। फिर ऑनवर्ड वही जो क्राइटेरिया था उसमें और एडिशनें होती गई, फिर रिलीज क्लॉथ का एक आया, तो उसमें फिर यही होगा कि बोर्ड ने जो क्राइटेरिया दिया उसके मुताबिक दें या बोर्ड सेलेक्ट करे। उसके बाद फिर चैनवन का केस आया, चैनवन के बाद फिर उसमें होल्ड हुआ कि बोर्ड ही कर सकता है सिलेक्शन, ये नहीं कर सकते। उसको फिर दोबारा आगे फिर नेस्ले में और ये कोनूर में रिवर्स कर दिया, एक्सप्लेनेशन आ गई, उन्होंने कहा ये नहीं आप दोनों कर सकते हैं, इंडिपेंडेंट है। तो ऑनवर्ड चलता रहा। ये फिर डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी में फिर आगे केस इसमें आया, इसमें ये हुआ कि ये डिस्क्री पावर है, ये स्ट्रक्चर्ड होनी चाहिए, थ्रू प्रेस्क्राइब रूल इसके बनाए। फिर रूल आ गए, रूल सेल टैक्स में भी इनकम टैक्स में भी कि इस तरह सिलेक्शन होगी, ये पैरामीटर होंगे, ये इस तरह होगी, ऑडिट पॉलिसी होगी, इसमें आ गया। फिर ये हैप्पी इंजीनियरिंग वाला मैं पहले आपको कहा था, जो ये हैप्पी इंजीनियरिंग वाला 2019 PTD 19-22 जो है, ये आया कि कॉन्फिडेंशियली डाटा रखा जा सकता है कि ये, इसको उन्होंने कहा नहीं रखा जाता, सुप्रीम कोर्ट ने उसको अपहेल्ड कर दिए। उसके बाद ये जो अभी ये तो ट्रिब्यूनल के हैं, उसके बाद नहीं ये छोड़े, इस क्या वाला केमिकल वाला इंडस्ट्रियल केमिकल का था, वो पैरामीटर में था, तो वहाँ पैरामीटर था। एक शाहनवाज केस भी था कि कंपोजिट सिलेक्शन हो सकती है कि नहीं, FED और सारों का इकट्ठा, उसमें होल्ड हुआ कि इंडिपेंडेंट स्ट्रेचिंग इंडिपेंडेंट है, वो नहीं हो सकती। तो ये वाला जो इंडस्ट्रियल केमिकल है, इसमें पैरामीट्रिक सिलेक्शन, पहले उन्होंने पैरामीटर, इसमें पैरामीट्रिक नहीं थी, पैरामीटर दिए नहीं थे, तो उन्होंने वो इसमें जस्टिस मंसूर अली शाह ने पैरामीटर में उन्होंने कहा जी पहले आप पैरामीटर की बजाय फिर आप ऐसे करें, एक पैनल बनाएंगे, एक चीफ लेवल पे, एक इस पे, पहले आप जब सिलेक्शन करेंगे तो आप वहाँ रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं, वहाँ भी दे सकते हैं, फेडरल लेवल पे भी, वहाँ फिर वो डिसीजन करेंगे तो फिर उसके बाद आएंगे। फिर एक केस में ये भी हुआ कि आप पहले, क्योंकि एक जब आप कोई सिलेक्ट करे तो बजाय हाई कोर्ट में जाने के, आप पहले 7 सेक्शन जो है फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एक्ट 2007 का, वहाँ रिप्रेजेंटेशन, कोई भी आर्डर या एक्शन आपके खिलाफ हो तो वहाँ आप रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं, तो वहाँ आप पहले रिप्रेजेंटेशन दें। अगर रिप्रेजेंटेशन मान लेते हैं, नहीं मानते तो फिर आप कोर्ट में, फिर पिछले 2-3 साल वो प्रोसेस भी चलता रहा। तो इस तरह ये बहुत सारे केसेस जो हैं इस तरह ऑनवर्ड चलते रहे। तो ये ऑर्डर वाले, तो ये आगे
डायरेक्ट इन्वोकिंग के लिए कि आप विदाउट कन्फ्रंटिंग ऑडिट में ये लेटेस्ट है कि आप डायरेक्ट नहीं कर सकते। तो 2019 PTD 1108 है, इस तरह कारसाज है 2019 PTD 93 है। इसके में से सर्वो मोटर जो है ऑडिट कन्फर्ट ना की हो तो वो इलीगल वाइड है। रिमांड का भी इसमें है कि रिमांड वंस ऑडिट रिपोर्ट नहीं की तो वो रिमांड नहीं कर सकता दोबारा, कि वो सेक्शन 45B का 3 है कि वो रिमांड कर दे तो आप कह सकते हैं जी रिमांड नहीं हो सकता। जब उसने कहा मेंटेनेबल नहीं है तो फिर नाली करे, फिर रिमांड की पावर नहीं, बाहर है उस सेक्शन में। इस तरह सदीक इंटरप्राइजेज है 2013, इसमें सेल टैक्स और उसका रिकॉर्ड का है कि उनके सेल टैक्स इनकम टैक्स में सेल टैक्स वाला रिकॉर्ड उठा लेते हैं, वहाँ कहते हैं जी परचेज सेल टैक्स में इनकम टैक्स में आपने ये शो किया हुआ है, तो यहाँ इसमें होल्ड हुआ है कि दोनों इंडिपेंडेंट हैं। वो अलहदा स्टैचू है, वो इनकम टैक्स ओवर राइडिंग स्टैचू भी है, तो वहाँ उनके अपने बेसिस ऑफ चार्जेबिलिटी, एसेसिबिलिटी बेसिस ऑफ 5-6 हेड है उधर से चार्जेबल, वहाँ तो सर्विसेज भी है, रेंट भी है, सैलरी भी है, यहाँ तो सिर्फ गुड्स है। तो इसलिए वो उनको आप मैच करना, वैसे भी सिस्टम ऑफ वो रिकग्निशन भी अलग है, वहाँ अक्रूवल सिस्टम पे रिकगनाइज होता है, यहाँ अक्रूवल रिसीट विच एवर इज अर्लियर है उस पर। दूसरा यहाँ परचेज आप 6 माह तक क्लेम कर सकते हैं, वहाँ तो उसी वक्त रिकॉर्ड करना है। तो इसीलिए उसमें जो गैप है, टाइमिंग डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, और वो ट्रेल पूरी करना कि कब कौन सा है, तो पास्ट का है, फ्यूचर का है, तो आपस में रिकंसाइल करना डिफ़िकल्ट है। तो इसलिए जो एक रिकॉर्ड को दूसरे में यूटिलाइज करना वो कोई फेयर वे नहीं है। इस तरह ये बाकी हैं, ये वाले नीचे जो है 2-3 जो बच्चे ने डाले हुए हैं, ये जनरल रूल के हैं, ऑडिट के नहीं है कि जहाँ लॉ कोई प्रेस्क्राइब कर दे ये मेथड या प्रोसीजर फॉलो करना है तो वो फिर उसी तरह फॉलो करना है, फिर उससे डेविएशन नहीं हो सकती। या कोई कंडीशन प्रेस्क्राइब कर दे, मैंडेटरी हो फॉर एक्सरसाइज या सबमिशन ऑफ पावर, तो अगर वो कंडीशन एक्सरसाइज पूरी नहीं की और एक्शन ले लिया है तो वो एक्शन इलीगल वाइड होगा, और उसके सब्सिक्वेंट एक्शन जो होंगे, आर्डर जो होंगे, जो फ्लोइंग फ्राम दैट होंगे, वो भी नल्टी एंड वाइड होंगे और इनक्योरेबल होंगे। इसी तरह वो है दोनों को मिला के कंडीशन सर्कमस्टांसेस फुलफिल करना है और मेथडोलॉजी जो दी है वो अडॉप्ट करना है। और आगे फिर कोई अगर आपका एक्शन बेसिक फंडामेंटल एक्शन फाउंडेशन ही इलीगल है तो स्ट्रक्चर जो है वो भी उसी तरह इलीगल होगा। चलो ये था विद रिगार्ड टू ऑडिट। तो इसमें 2-4 ऑडिट जो है इसमें कोई केस हैं, जैसे फातिमा वाला है, अदरीस वाला है, या वो इसमें नहीं है, तो वो आइंदा कहीं होंगे तो फिर वो देख लेंगे। वो सीक्वेंस में भी आप इसको अरेंज कर सकते हैं कि पहले कौन सा था, सुप्रीम कोर्ट के कौन से, हाई कोर्ट के कौन से, आइंदा बेटा कर लेना। ऑडिट वाला खोल लेना, ऑडिट वाला लेना एक पड़ा हुआ है जी, आपने इसमें से उठा के ले हैं, ये आखिरी 3-4 इसका नहीं तलक। चल सेक्शन 25 हो गया, 38 टैक्स पे कर देते हैं। वो टैक्स 38 जो है वो अगली दफ़ा करेंगे। 6 बज गए माशाल्लाह। तो चलो थैंक यू वेरी मच जी। तो इन्वेस्टिगेशन क्वेश्चन तो लेते हैं, इन्वेस्टिगेशन सर्च सीजर वो या बाकी जो है वो पोस्टिंग वाले बाकी जो है या क्रिमिनल प्रोसीडिंग जो है उसके प्रोसीजर जो है वो फिर अगली वाली देखें। थैंक यू। क्वेश्चन आज के सेशन जो है सर एक केस में ये है कि ऑडिट सेलेक्ट हुआ 177 का नोटिस है इनकम टैक्स और सेल टैक्स दोनों के रिगार्डिंग प्रैक्टिकल एग्जाम। ऑडिट रिपोर्ट इशू किए बगैर शोकस कर दिया और शोकस के बाद दोबारा ऑडिट रिपोर्ट करके फिर शोकस किया, तो इस प्रोसेस को आप क्या एडवाइस करते हैं? पहली बात तो ये है कि अभी सर्वो मोटर हमने देखा है, ऑडिट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ऑडिट जो है वो शो काज नोटिस नहीं हो सकता। अभी हमने पढ़ा है सब सेक्शन 3 आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ड्यू प्रोसेस में क्या है कि ऑडिट रिपोर्ट कन्फ्रंट करनी, रिपोर्ट में रिप्लाई देनी, रिप्लाई के बाद शो काज नोटिस इशू करना। अब वंस शो काज नोटिस इशू हो गया, ये नहीं सुन लेना पूरी बात है, नहीं सुन ले अपनी, आप बंद कर 2 मिनट, ठीक है। अब शो काज नोटिस इशू हो गया तो यहाँ वाला प्रोसेस आफ्टर कंप्लीशन वाला ख़त्म हो गया, ठीक है। ये वाला शो काज ये रिपोर्ट देना मैंडेटरी है। एक तो ये फॉल्ट हुआ कि मैंडेटरी रिपोर्ट जो है नहीं दी तो आपका एक्शन जो है ऑडिट वाला इलीगल है, सब्सिक्वेंट भी सब कुछ इलीगल है। मैंडेटरी ना दे तो वो फिर अगला सारा प्रोसीडिंग जो है बेसिक एक्शन इलीगल है तो अगले भी इलीगल है, वायलेशन ऑफ ड्यू प्रोसेस। अब दूसरा स्टेप आ जाए, जब वंस शो काज नोटिस इशू हो गया तो ये वाला फिर आफ्टर कंप्लीशन मीन पहले प्रोसेस जो है रिक्विजिशन ऑफ रिकॉर्ड ऑडिट वाला ख़त्म हो जाता है जब 3 को इन्वोक करना है, उसके बाद दोबारा रीस्टोर आप उसमें नहीं जा सकते।
उस पर हमें बैक नहीं है, या आप शो का नोट से भी बैक नहीं, यहाँ से भी बैक नहीं जा सकते। वंस आपने ऑर्डर रिपोर्ट कर दी तो उसके बाद वापस नहीं जा सकते, फिर आपने शो का नोट से वापस नहीं जाते। अच्छा, अब अगर उसने शो का नोटिस इशू कर दिया तो एक तो 5 साल आपने देखने होते हैं, एक और लिमिटेशन भी है एडजुडिकेशन की, वो भी स्टार्ट हो जाती है। वंस शो का नोटिस इशू हो गया तो 120 दिन के अंदर अंदर फाइनल करना है, वो फ्रॉम द डेट ऑफ शो का नोटिस। अब शो का नोटिस हो गया, उसके बाद 120 दिन में नहीं करेगा, टाइम बार्ड हो जाएगा। दूसरे शो का एक नोटिस के इन द प्रेजेंस ऑफ वन शो का नोटिस, अदर की तो गुंजाइश ही नहीं। अब उसके बाद फिर वो ऑडिट वाला दे देता है, अगर आपको वो क्योर करता है तो वहाँ वो क्योर नहीं हो सकता। वो फिर ऑर्डर दे के दोबारा करता है तो दोबारा के लिए अचीव करेगा तो वो 120 फिर है, वो पहले वाला ख़त्म हो जाएगा तो अगला वैसे ही ख़त्म है। ठीक है, तो वो सारी कंसिडरेशन जो है वो फिर इलीगल प्रोसेस होगा, और पहले से ही शो काज से स्टार्ट हो गया, वो टाइम ख़त्म हो गया था, आपका ओवरऑल ख़त्म हो गया। ठीक है, वो मैंने पहले वो अलादीन वाला कहा था कि मिनिमम कॉन्स्टिट्यूशनल सेफ गार्ड प्रोवाइडेड है, जो ड्यू प्रोसेस मैकेनिज्म और रोड मैप है उसको ही अडॉप्ट करना है। वो हमने जहाँ नहीं अडॉप्ट किया वहाँ इलीगल वाइड विद वो इस लॉ में दिया है। पहले रिक्विजिशन है, ओपिनियन फ्रेम करना है, कंडक्ट करना है, कम्प्लीशन के बाद या दरमियान में डिसीजन आ जाए वो करनी है, उसके बाद आफ्टर कम्प्लीशन आपने कन्फ्रंट करनी है, रिप्लाई देनी है, फिर स्टेप आ जाना है शो का नोट का, शो का नोट के बाद रिप्लाई देनी है, वो टाइम फ्रेम देखना है, फिर ऑर्डर करना। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। मैं इंतहाई मशहूर हूँ सर मंशा सुखैरा साहब का, तमाम पार्टिसिपेंट्स का जो आज इस इंटरेक्टिव सेक्शन के अंदर शरीक हुए। इंशाल्लाह नेक्स्ट थर्सडे नए टॉपिक के साथ इंशाल्लाह फिर बहुत शुक्रिया जी।